गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज की इस वीडियो में हम लोग आपका ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म को पढ़ेंगे, देखेंगे पूरा ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म होता है क्या है, कैसे कंपाउंड्स, क्या ऐसे कंडीशंस है जिसको कोई भी कंपाउंड ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो करने के लिए आपका होना चाहिए, प्रॉपर्टी आपका किसी भी कंपाउंड में वो चीज़ प्रेजेंट होनी चाहिए, तभी आपका ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो करेगा। कितने तरह के ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म होते हैं, उनकी आपके नोमेनक्लेचर कैसे करते हैं, एंड लास्ट आपका फिर उसके बाद आपका है क्या बायोलॉजिकल इंपॉर्टेंस है, क्यों हमें उसके पढ़ने की जरूरत होती है। ये जो टॉपिक आपका है, ये टॉपिक आपके 11th-12th के बच्चों के लिए भी है, जो आई आई टी जेई की तैयारी करते हैं, नीट की तैयारी करते हैं, या फार्मेसी में जो आपके स्टूडेंट्स हैं, जो बी फॉर्म 4th सेमेस्टर के स्टूडेंट हैं, उनके यह काम आता है। फिर जो फार्मासिस्ट के एग्जाम देने वाले हैं उनके लिए भी काम आता है। उसके अलावा और भी जो जनरल आपके टेस्ट होते हैं, बहुत सारे इंट्रेंस एग्जामिनेशन होते हैं जो 11th-12th के बेस पर आपके उनका सिलेबस होता है, उसमें भी ये चीज़ें आपके टॉपिक आती है। तो ये आपका टॉपिक बहुत जगह आपका मोस्ट कॉमन है, बहुत जगह इसका यूटिलाइजेशन, इसका बहुत जगह यहाँ से क्वेश्चन पूछी जाती है। तो ज्योमेट्रिकल आपका जो आइसोमरिज्म है, लास्ट वीडियो में आपको मैंने बताया था, आइसोमरिज्म आइसोमर्स इक्वल पार्ट्स आपका, तो उसको आइसोमरिज्म ऐसे कंपाउंड को बोला जाता है। फिर उसको दो पार्ट में डिवाइड किया जाता है, स्ट्रक्चरल आइसोमरिज्म एंड आपका स्टीरियो आइसोमरिज्म। फिर स्टीरियो आइसोमरिज्म दो पार्ट में फर्दर डिवाइड होता है, आपका कन्फॉर्मेशनल आइसोमरिज्म एंड कॉन्फ़िगरेशनल आइसोमरिज्म। तो कॉन्फ़िगरेशन फर्दर दो में ऑप्टिकल एंड ज्योमेट्रिकल होता है। तो ऑप्टिकल आपका मैंने डाल रखा है पिछले लास्ट वीडियो में, ऑप्टिकल के बारे में पूरा ऑप्टिकल आइसोमरिज्म होता है क्या है, कंडीशन से कंपाउंड को शो करने के लिए, तो कैसे हम मेजर करते हैं, पोलैरिमिटी, स्पेसिफिक रोटेशंस, ठीक है, फिर इनहेंसोमर्स, डायस्टेरियोमर्स, मेजो कंपाउंड्स बना के, उसके अलावा आपका उनमें कैसे नोमेनक्लेचर करते हैं, जो आपका स्टीरियो आइसोमर्स की जो नोमेनक्लेचर होती है, DN-L सिस्टम और R सिस्टम, उसके बाद एलिमेंट्स ऑफ सिमेट्री। तो ये सब सारे टॉपिक्स के वीडियो ऑलरेडी मेरे इस चैनल पर आपका प्रेजेंट है, वहाँ से आप उसको रेफर कर सकते हैं, वहाँ से आप उसको पढ़ सकते हैं। आज इसमें देखेंगे हम ज्योमेट्रिकल, जो नेक्स्ट टॉपिक आपका है वो है ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म को ही आपको सिस ट्रांस आइसोमेरिज्म भी बोला जाता है। सिस आपका जो वर्ड है ना, सिस लैटिन वर्ड है जिसका मतलब ऑन द सेम साइड आपका है, इसका सिस का मतलब होता है ऑन द सेम साइड, एंड ट्रांस का मतलब होता है ऑन द ऑपोजिट साइड। ये दोनों लैटिन वर्ड है, वहां से डिराइव हुआ। तो सिस का मतलब कोई भी आपका अराउंड कोई भी सेंटर है, उस सेंटर के अराउंड कोई सिमिलर ग्रुप्स आपके सेम साइड हो तो उसको सिस बोलेंगे। दो आपके सिमिलर ग्रुप्स अपोजिट साइड हो, एक अबव हो एक बिलो हो, तो उसको बुलाता है आपका ट्रांस बुलाते हैं। तो जैसे यहाँ पर एग्जाम्पल, ठीक है, तो ये वर्ड वहां से डिराइव हुआ था, ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म को सिस ट्रांस आइसोमेरिज्म बोला जाता है। अब ये जैसे एग्जाम्पल कंसिडर कीजिए, इस एग्जाम्पल में देखो, जैसे ये कंपाउंड है, कार्बन है, डबल बॉन्ड कार्बन है, इस कार्बन के साथ ऊपर अबव डबल बॉन्ड के ऊपर क्या फ्लोरीन है, नीचे क्या क्लोरीन है, यहाँ भी डबल बॉन्ड के साथ ऊपर क्या फ्लोरीन है, नीचे क्या क्लोरीन है। अब इस कंपाउंड को कंपेयर कीजिए, कार्बन है, इस कंपाउंड, इस कार्बन के साथ ऊपर फ्लोरीन है, बॉन्ड के ऊपर फ्लोरीन है, नीचे क्या क्लोरीन है, इसके साथ क्लोरीन ऊपर है, फ्लोरीन नीचे है, यहाँ फ्लोरीन ऊपर क्लोरीन, इसके साथ भी जो इस कार्बन के साथ दो एटम फ्लोरीन क्लोरीन जुड़े थे वहीं इसके साथ भी जुड़ा है, इस कार्बन के साथ भी फ्लोरीन क्लोरीन, इसके साथ भी फ्लोरीन और क्लोरीन। लेकिन डिफरेंस क्या है कि इसमें फ्लोरीन अबव द बॉन्ड है, तो इसमें फ्लोरीन बिलो द बॉन्ड आ गया, इसमें क्लोरीन बिलो द बॉन्ड है, तो यहाँ अबव द आपका बॉन्ड है। तो ये आपका क्या होगा, सिर्फ कॉन्फ़िगरेशन। कॉन्फ़िगरेशन का मतलब होता है अरेंजमेंट ऑफ ग्रुप्स होता है, कॉन्फ़िगरेशन का मतलब होता है अरेंजमेंट ऑफ ग्रुप्स। तो अरेंजमेंट ऑफ ग्रुप सिर्फ डिफर कर रहा है, बॉन्डिंग पैटर्न सेम, बॉन्डिंग पैटर्न डिफरेंट नहीं। यहाँ पर आपका कार्बन के साथ फ्लोरीन क्लोरीन, यहाँ भी फ्लोरीन क्लोरीन है, बस आपका फ्लोरीन एक में अबव द बॉन्ड है तो दूसरे में बिलो द बॉन्ड आपका। तो ऐसे आइसोमेरिज्म जिसमें आपकी जो आपका एक सेंटर के आपके जो साथ ग्रुप्स जुड़े हुए हैं, उन ग्रुप्स की अरेंजमेंट इन आपका, क्योंकि भी क्या स्टीरियो आइसोमेरिज्म है, तो स्टीरियो का मतलब क्या, इन 3 डायमेंशन। तो 3 डायमेंशन में अलग अलग उनका क्या होता है, पैटर्न बनती है। तो यहाँ पर एक पर्टिकुलर ग्रुप, एक पर्टिकुलर आपके सेंटर के आपके रेस्पेक्ट से कुछ एक कंपाउंड में ग्रुप अबव द बॉन्ड है, दूसरे कंपाउंड में आपका बिलो। तो ऐसे ही आइसोमेरिज्म को बोला जाता है ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। कंपाउंड दोनों का अगर आप नोमेनक्लेचर करेंगे तो फ्लोरीन क्लोरीन, फ्लोरीन क्लोरीन वही है, 1 2 आपका फ्लोरीन है, क्लोरीन है, तो 1 2 डाइक्लोरो, 1 2 डाई आपका डाइफ्लोरो इथीन, 1 2 है तो 2 कंपाउंड होते इथीन आएगा, यही है। सेम चीज इसका भी वही आपका होगा, ठीक है, लेकिन अंतर क्या, सिर्फ आपकी पोजीशन है। सेम चीज यहाँ भी आ रही है, इस कंपाउंड को देखिए, आपका इस कार्बन के साथ क्या हाइड्रोजन है, मिथाइल है, इसके साथ क्या हाइड्रोजन है, मिथाइल है, हाइड्रोजन अबव मिथाइल बिलो, हाइड्रोजन अबव मिथाइल बिलो, इसके साथ क्या है, हाइड्रोजन अबव मिथाइल बिलो, यहाँ क्या है, मिथाइल अबव हाइड्रोजन बिलो,
कंपाउंड सेम है, इसका भी अगर आप नोमेनक्लेचर करेंगे इस कंपाउंड का, तो इसमें भी आपका नोमेनक्लेचर में क्या लिखेंगे इस कंपाउंड का, 1 2 3 4, बाकी कुछ नहीं है। तो 2 ब्यूटीन, दोनों कंपाउंड 2 ब्यूटीन है, इसका लिखोगे तो 1 2 3 एंड 4 दोनों सेम है, दोनों का नोमेनक्लेचर क्या सेम है। आपका जब नंबर है क्या है नोमेनक्लेचर करेंगे, नाम करेंगे, ये भी 2 ब्यूटीन है, ये भी 2 ब्यूटीन है। डिफर कहाँ कर रहा है, सिर्फ मिथाइल नीचे है, यहाँ पर हाइड्रोजन ऊपर, यहाँ मिथाइल ऊपर है, हाइड्रोजन नीचे। तो किसी एक पर्टिकुलर सेंटर के अराउंड जो ग्रुप, आपके ग्रुप के जो पोजीशन है, सिर्फ वो पोजीशन चेंज हो रहा है, तो ऐसे पोजीशन चेंज होने के कारण जो आइसोमरिज्म अराइज हो रहा है, सिमिलर आपका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम स्ट्रक्चर सिर्फ डिफर हो रहा है, तो ऐसे ही कंपाउंड, ऐसे ही आइसोमरिज्म को बोली जाती है ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म। वही मैंने लिखा है, इट इज अ टाइप ऑफ कॉन्फ़िगरेशन आइसोमरिज्म इन विच द कंपाउंड्स हैव सेम स्ट्रक्चर बट डिफरेंट कॉन्फ़िगरेशन। कॉन्फ़िगरेशन का मतलब अरेंजमेंट ऑफ ग्रुप्स, इस अरेंजमेंट ऑफ ग्रुप्स के कारण आपका। ठीक, सेकंड है ड्यू टू मॉलिक्यूलर सिमेट्री मोस्ट ऑफ these compounds do not rotate plane of polarized light। मतलब ये कंपाउंड का सॉल्यूशन लेंगे तो कंपाउंड का सॉल्यूशन जैसे आप पोलरीमीटर में रखेंगे, डालेंगे, उसके बाद लाइट जब पास करेंगे तो लाइट पास करने से ही आपका सैंपल है, इसमें सैंपल रखें, लाइट यहाँ से पास किया, जब निकलेगा तो निकल जो जिस एंगल से लाइट इस आपका सैंपल के अंदर इंटर करा, उसी से आपके एंगल से क्या होगा, आपके इस सैंपल से बाहर है, कोई उसके एंगल में चेंज नहीं आएगा। तो इसलिए क्योंकि इसके अंदर क्या होता है, मोस्ट ऑफ द कंपाउंड्स आपका मॉलिक्यूलर सिमेट्री होती है, मतलब सेम होता है। यहाँ देखो फ्लोरीन ऊपर क्लोरीन नीचे, फ्लोरीन ऊपर क्लोरीन, तो दोनों की एसिमेट्री, जिसको आप ऐसे हाफ करो या ऐसे हाफ करो, दोनों में क्या सिमेट्री आती है, तो वो चीज़ आपकी होती है। तो उसके कारण आपका क्या होता है, मोस्ट ऑफ दिस कंपाउंड्स प्लेन पोलराइज्ड लाइट को रोटेट नहीं करते हैं। तो रोटेट नहीं करेंगे इसका मतलब क्या है, दे आर ऑप्टिकली इनएक्टिव होते हैं। तो मोस्ट ऑफ द जो ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स होते हैं दे आर ऑप्टिकली इनएक्टिव कंपाउंड्स होते हैं। अब अराइज क्यों होते हैं वो चीज़ें और कंडीशंस पढ़ेंगे। इट अराइजेस ड्यू टू रिस्ट्रिक्टेड और हिंडर्ड रोटेशन ऑफ एटम्स और ग्रुप्स अराउंड अ डबल बॉन्ड और अबाउट अ सिंगल बॉन्ड इन अ साइक्लिक स्ट्रक्चर। मतलब रोटेशन जो क्यों ऐसे अराइज होता है, तो जैसे आप ऑप्टिकल में आप देखेंगे, आपको मैंने पढ़ा है कि जैसे फ्लोरीन था ऑप्टिकल में, ये आपका सॉरी कार्बन है, फ्लोरीन है, क्लोरीन है, ब्रोमीन है, आयोडीन है, ठीक। तो उसको आप रोटेट करेंगे ऐसे तो आपकी इक्वल क्या रोटेट हो जाएगा। दूसरा कंपाउंड बनेंगे आपका ये, यहाँ आयोडीन हो गया, यहाँ फ्लोरीन हो गया, यहाँ क्लोरीन हो गया, यहाँ क्या ब्रोमीन हो गया, तो इसको इजीली आप रोटेट कर लेंगे। लेकिन इस केस में क्या होता है, ऐसा नहीं होता। इसमें जैसे सपोज मान लो सिंपल ये है, एक कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड, ये कार्बन कार्बन आपका, तो एक कार्बन इसके साथ ऐसे जुड़ा हुआ, दूसरा कार्बन अब इसके साथ ये ग्रुप जुड़ा हुआ, ऐसे जुड़ा हुआ। तो जब इसको आप रोटेट करेंगे ना, ये ग्रुप ऐसे इसके साथ ऐसे जुड़ा, तो जब इसको आप रोटेट ऐसे करोगे ना तो एक एंगल तक रोटेट होगा, लेकिन उसके बाद जब ज़्यादा पार्ट आप उसको स्ट्रेन करेंगे, ज़्यादा उसमें आप एनर्जी देंगे तो क्या बॉन्ड ऐसे टूट जाएगा। तो रोटेशन हो रही है लेकिन ये कुछ एंगल तक रोटेशन हो रहा है, उसके आगे फ्री रोटेशन हो रहा है, उसके आगे रोटेशन आपका नहीं होता। तो इस टाइप का रोटेशन को बोली जाती है रिस्ट्रिक्टेड या हिंडर्ड रोटेशन। तो ये जो आइसोमेरिज्म अराइज होता है वो अराइज होता है ड्यू टू द रिस्ट्रिक्टेड या हिंडर्ड रोटेशन ऑफ एटम्स और ग्रुप्स अराउंड डबल बॉन्ड या किसी एक सिंगल आपका बॉन्ड इन साइक्लिक स्ट्रक्चर का। तो इसके कारण अराइज होता है। तो ये आपका इंट्रोडक्शन पोर्शन हो गया, डिफिनेशन हो गया। अब देखेंगे क्या कोई भी कंपाउंड कैसे ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो करेगा, तो उसके लिए क्या कंडीशंस हैं, टाइप्स, उसको अब देखते हैं। ठीक, अब है कंडीशंस, मतलब कोई भी कंपाउंड उसमें ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो करेगा कि नहीं करेगा, उसके लिए दो मेन कंडीशंस होता है और दोनों कंडीशंस फुलफिल करना होगा, एक नहीं दोनों। और दोनों जब कंडीशंस फुलफिल करेगा तभी जाके कोई कंपाउंड ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो करेगा, नहीं तो शो नहीं करेगा। ये दो आपके दो जो आपके कंडीशन से पहला है, देयर शुड बी अ रिस्ट्रिक्टेड या फ्रोजन रोटेशन अबाउट टू एडजेसेंट एटम्स इन अ मॉलिक्यूल। एक मॉलिक्यूल के अंदर जो आपका रोटेशन होना चाहिए, जैसे आपको बताइए रोटेशन जो ये जैसे रोटेशन है, तो रोटेशन रिस्ट्रिक्टेड, रिस्ट्रिक्टेड का मतलब जब इसको रोटेट करें आप तो कुछ एंगल तक ये रोटेट हो जाएगा, मैक्सिमम 180 तक। उसके आगे जैसे आप रोटेट करेंगे ये बॉन्ड आपका क्या हो जाएगा, जैसे इसके आगे रोटेट करेंगे बॉन्ड टूट जाएगा। तो 180 से एबव रोटेशन नहीं, इसी को बोलते हैं रिस्ट्रिक्टेड या फ्रोजन। कंप्लीट फ्री रोटेशन नहीं हो रहा है, रिस्ट्रिक्टेड, कुछ एंगल तक आपका रोटेशन हो रहा है लेकिन उसके आगे बॉन्ड टूट जा रहा है, तो वैसे रोटेशन को बोलते हैं रिस्ट्रिक्टेड या फ्रोजन रोटेशन। तो सबसे पहला कंडीशन आपका जो होता है वो है कि आपके जो मॉलिक्यूल है उस मॉलिक्यूल में आपके दो एटम्स के अराउंड ऐसा कंडीशन होना चाहिए कि रोटेशन आपका फ्री नहीं। पहला, अब कैसे ऐसे एटम्स, कौन से ऐसे मॉलिक्यूल हैं, कौन से ऐसे एटम्स है जिसके अंदर, जिसके बीच में ये आपका रोटेशन रिस्ट्रिक्टेड होता है, फ्रोजन होता है, कंप्लीट रोटेशन नहीं होती है। तो उसके लिए तीन ही मॉलिक्यूल्स आपके होते हैं। पहला
कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड, जो था आपका रिस्ट्रिक्टेड रोटेशन शुड बी अराउंड कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड एज इन एल्कीन। तो एल्कीन में कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड कंटेनिंग कंपाउंड को एल्कीन कहा जाता है। एल्कीन वो कंपाउंड जिसमें एटलीस्ट वन कार्बन और कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड प्रेजेंट होता है। तो एल्कीन में पहला जो मॉलिक्यूल मिलते हैं जिसके अंदर ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स शो करते हैं, एल्कीन हो गया। दूसरा, रिस्ट्रिक्टेड रोटेशन अबाउट शुड बी अराउंड कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड, जो साइक्लो एल्केन्स होते हैं उनके अंदर भी आपको होता है, क्योंकि दो उसमें भी आपका साइक्लो एल्केन के अंदर भी आपका क्या ये जो रोटेशन होती है ना, जैसे साइक्लो एल्केन ऐसे रोटेट, ये है साइक्लो एल्केन का, ये आपका हो गया साइक्लोप्रोपेन हो गया ऐसे, ठीक। तो इसको रोटेशन करोगे आप, आपका बॉन्ड इसका मॉलिक्यूलर रोटेशन करेंगे ना, तो रोटेशन फ्री आपका नहीं, तो कुछ एंगल तक रोटेशन होगा, लेकिन उसके बाद फिर आपका बॉन्ड क्या होता है, जैसे ये रोटेट हो रहा है तो कुछ एंगल तक होगा, लेकिन उसका बॉन्ड टूट जाती है। तो साइक्लो एल्केन के अंदर भी आपका रोटेशन कंप्लीट नहीं होता है। ये हो गया दूसरा कंडीशन। तीसरा, रिस्ट्रिक्टेड रोटेशन आपका शुड बी अराउंड, अब जो डबल बॉन्ड है सिर्फ कार्बन कार्बन डबल के कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड नहीं होता, कार्बन नाइट्रोजन उसके बीच में डबल बॉन्ड होता है, और नाइट्रोजन नाइट्रोजन के बीच में भी आपका डबल बॉन्ड होता है। तो ये कार्बन डबल बॉन्ड नाइट्रोजन ऐसे कंपाउंड को बोलते हैं ऑक्साइन, और नाइट्रोजन डबल बॉन्ड नाइट्रोजन को इमाइन या एजो कंपाउंड बोलते हैं। तो ये रोटेशन आपका रिस्ट्रिक्टेड रोटेशन ऑक्साइन में भी मिलता है और इमाइन या एजो कंपाउंड से मिलता है। इसका मतलब ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म जो आपका होता है, ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म होता है, ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स होते हैं वो ऑक्साइन कंटेनिंग कंपाउंड भी शो करते हैं, या और इमाइन या एजो कंटेनिंग कंपाउंड भी शो करते हैं। तो ये तीन कंपाउंड आपके। तो पहला कंडीशन जो है रिस्ट्रिक्टेड रोटेशन, तो ये रिस्ट्रिक्टेड रोटेशन होना चाहिए। ये रिस्ट्रिक्टेड रोटेशन यही तीन कंपाउंड, चार कंपाउंड में मिलता है, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड, आपका जो एल्कीन में कार्बन से कार्बन सिंगल बॉन्ड साइक्लो एल्केन में, कार्बन डबल बॉन्ड नाइट्रोजन ऑक्साइन में, और नाइट्रोजन डबल बॉन्ड नाइट्रोजन इमाइन या एजो कंपाउंड में। ये पहला कंडीशन। दूसरा क्या है, both the substance on each carbon or atom around which rotation is frozen and restricted should be different। मतलब कार्बन कार्बन के इनके बीच में, तो कार्बन की वैलेंसी कितनी होती है, 4 होती है, तो दो तो डबल बॉन्ड में इन्वॉल्व हो गया, बाकी दो एटम यहाँ पर दो अलग अलग ग्रुप जोड़ेंगे। तो दो जो ग्रुप होने चाहिए दोनों डिफरेंट होने चाहिए। जैसे यहाँ पर देखिए एग्जाम्पल, ये कार्बन एक है, इसके साथ क्या हाइड्रोजन है, इसके साथ क्या मिथाइल है, इस कार्बन के साथ हाइड्रोजन, भले ये सेम ग्रुप यहाँ पर होंगे, लेकिन एक पर्टिकुलर कार्बन के साथ दो सिमिलर ग्रुप नहीं होने चाहिए, ये मेन होता है। तो कार्बन तो हाइड्रोजन तो मिथाइल, हाइड्रोजन नहीं होगा, हाइड्रोजन तो मिथाइल। तो देखिए मैंने यहाँ लिखा है, एक कार्बन के साथ हाइड्रोजन मिथाइल है, लेकिन दूसरे कार्बन के साथ क्या है, हाइड्रोजन हाइड्रोजन। तो एक कार्बन के साथ दो आपके सिमिलर ग्रुप है, तो ये ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म नहीं शो करेगा, लेकिन ये ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म शो करेगा। तो ये पहला आपका दूसरा कंडीशन है, बोथ द सब्सटेंस ऑन ईच कार्बन, जो कार्बन जो एटम्स के बीच में आपका रोटेशन रिस्ट्रिक्टेड है, फ्रोजन है, उनके साथ जो भी ग्रुप जुड़े रहेंगे सब ग्रुप डिफरेंट होने चाहिए, सेम नहीं होने चाहिए। उसी तरह साइक्लोएल्केन में देखिए, साइक्लोएल्केन के साथ कंडीशन है, साइक्लोएल्केन में जितने भी मिनिमम आपके सबसे जो छोटा आपका पहला मेंबर साइक्लोएल्केन का होता है साइक्लोप्रोपेन, जब 3 कार्बन। तो इसमें क्या कंडीशन होता है साइक्लोएल्केन में, एटलीस्ट रिंग में जितने भी कार्बन प्रेजेंट हो सब मतलब नहीं, लेकिन कम से कम 2 कार्बन के ऊपर ग्रुप्स डिफरेंट होने चाहिए। जैसे यहाँ पर कार्बन के साथ क्या हाइड्रोजन है, तो दूसरा ग्रुप आपका हाइड्रोजन नहीं कुछ और ग्रुप होना चाहिए। भले सेम चीज यहाँ कार्बन के साथ हाइड्रोजन है, लेकिन आपके क्या होना चाहिए, मिथाइल, और हाइड्रोजन के अलावा कोई भी ग्रुप होना चाहिए। तो एटलीस्ट रिंग के 2 कार्बन आपके जो कार्बन के साथ 2 ग्रुप जुड़े रहते हैं, दोनों ग्रुप डिफरेंट होने चाहिए आपके सेम में, कम से कम 2 कार्बन, 2 से ज़्यादा भी हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन 2 कार्बन मिनिमम होना चाहिए। जैसे ये अब यही देखिए यहाँ पर एक ही कार्बन के पास है, बाकी 3 कार्बन के पास क्या हाइड्रोजन हाइड्रोजन, ये शो नहीं करेगा, ये शो करेगा। उसी तरह आपका ये है जो ऑक्साइन है, कार्बन डबल बॉन्ड नाइट्रोजन का ऑक्साइन है, तो मिथाइल के ऊपर क्या मिथाइल है, इसके साथ क्या हाइड्रोजन है, एन के साथ OH ही रहता है, सेम चीज यहाँ देखिए, इस कार्बन के साथ क्या दोनों हाइड्रोजन है, तो शो नहीं करेगा। और ये जो इमाइन है, इमाइन के नाइट्रोजन की वैलेंसी 3 होती है, 2 डबल बॉन्ड है, एक आपका क्या है, आपका एक ग्रुप जुड़ा रहेगा, तो इसमें कोई दिक्कत आपका नहीं है। तो ये 3 में आपका है। तो दूसरा कंडीशन क्या है, जो भी आपके ग्रुप्स हैं, जो कंपाउंड है, तो कंपाउंड के अंदर जिन 2 आपके सेंटर के बीच में आपका रोटेशन रिस्ट्रिक्टेड है, आपका कंप्लीट नहीं है, आपका फ्रोजन है, उन सेंटर्स के साथ जो ग्रुप जुड़े रहेंगे, एक ग्रुप हो 2 ग्रुप हो, जो भी ग्रुप जुड़े रहेंगे वो ग्रुप आपके डिफरेंट होने चाहिए, सेम ग्रुप आपका नहीं होना चाहिए। ये दोनों कंडीशंस है, रोटेशन रिस्ट्रिक्टेड, कंप्लीट रोटेशन नहीं, 360 आपके डिग्री पूरा रोटेट नहीं करेगा, मैक्सिमम 180 तक करेगा, उसके बाद नहीं करेगा, पहला कंडीशन। और दूसरा आपका जो 2 मॉलिक्यूल के 2 सेंटर में जिसके बीच में आपका रोटेशन आपका फ्री नहीं है, रिस्ट्रिक्टेड है, उन दोनों के साथ जो ग्रुप जुड़े रहेंगे, उन दोनों ग्रुप आपके डिफरेंट होने चाहिए, सेम नहीं होने चाहिए।
जो भी कंपाउंड, जो भी आपके मॉलिक्यूल्स ये आपके कंडीशंस को फुलफिल करते हैं, वो सारे मॉलिक्यूल्स ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म को शो करेंगे। जो नहीं करेगा आपको फुलफिल, दोनों में से दोनों, एक नहीं, ऐसा नहीं कि एक किया दूसरा नहीं, दोनों होना चाहिए। तब जो नहीं, दोनों नहीं करेंगे, एक भी नहीं किया तो रोटेशन आपका वो ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म शो नहीं करेगा। दोनों फुलफिल करेंगे तभी आपका ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म शो करेंगे। जैसे एग्जांपल ये देखिए, ये सब ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म शो करते हैं और ये तीन कंपाउंड जो आपके ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म शो नहीं करते हैं। अब हम देखेंगे इसमें जो आपके टाइप्स हैं कौन से, इसी के बेसिस पर जो आपके रोटेशन हो रहा है ना, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड, कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड, कार्बन डबल नाइट्रोजन और नाइट्रोजन डबल बॉन्ड नाइट्रोजन, इसी के बेसिस पर आपको जो ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म को चार अलग क्लास में क्लासिफाई किया जाए, टाइप 1, टाइप 2, टाइप 3, टाइप 4। अब हम लिखते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म। अब है क्लासिफिकेशन ऑफ ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म। अभी जो कंडीशंस बताया ना कि आपका कोई भी कंपाउंड ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म कब शो करेगा, जब आपके दो कंडीशन फुलफिल करेगा। रिस्ट्रिक्टेड रोटेशन होगा, रिस्ट्रिक्टेड रोटेशन किसके आपके अराउंड होगा, तो कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड, कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड इन साइक्लोएल्केन, कार्बन डबल बॉन्ड नाइट्रोजन इन ऑक्साइन एंड नाइट्रोजन डबल बॉन्ड नाइट्रोजन एजो या अमीनो आपका इमाइन कंपाउंड। ये चार आपके जो ग्रुप्स हैं, चार आपके जो बॉन्ड है जिसके अराउंड आपका रोटेशन रिस्ट्रिक्टेड होता है, फ्रोजन होता है, जिसके कारण ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म अराइज होता है। इसी के बेसिस पर ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स को चार कैटेगरी में, चार क्लास में क्लासिफाई करता है। टाइप 1 या और ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म इन एल्केन, ये आपका टाइप 1 है। टाइप 1 और ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म इन एल्केन, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड, ठीक है। देन टाइप 2 और ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म इन साइक्लोएल्केन आपका होता है। टाइप 3 और ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म इन ऑक्साइन, सी कार्बन डबल बॉन्ड नाइट्रोजन। एंड टाइप 4 और ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म इन इमाइन या एजो सिस्टम, इसको बोलते हैं, डबल नाइट्रोजन डबल बॉन्ड नाइट्रोजन। ये चार क्लास में क्लासिफाई होता है डिपेंडिंग कि आपकी जो फ्रोजन या रिस्ट्रिक्टेड रोटेशन है वो किस दो एटम्स के बीच में आ रहा है, किस दो सेंटर्स के बीच में आ रहा है, उसके बेसिस पर। अब एक एक करके इनके बारे में देखेंगे कि ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म होता क्या है, क्या कंडीशन तो आपका हो ही गया, किस टाइप के होते हैं, आपका क्या शो करता है। उसी तरह ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म एग्जांपल के साथ, देन ऑक्साइन एंड देन आपका क्या नाम है, इमाइन के साथ हम आपको करेंगे। तो अब देखते हैं एक एक करके इन चारों क्लास का, एक एक करके हम इसका डिटेल देखते हैं। अब है एक एक करके देखेंगे जो क्लासिफिकेशन है चार आपके एल्कीन जो ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स के, टाइप 1, टाइप 2, टाइप 3, टाइप 4। तो पहला देखेंगे टाइप 1। टाइप 1 के जैसे बताया, टाइप 1 को ही बुलाता है ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म इन एल्कीन्स। अब जो एल्कीन्स में इसी को बुलाता है सिस ट्रांस आइसोमर्स। ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म इन एल्कीन इज आल्सो नोन एज सिस ट्रांस आइसोमर्स भी इनको, या सिस ट्रांस आइसोमरिज्म भी बुलाता है। अब ये क्यों आपके शो करते हैं, सिस ट्रांस आइसोमरिज्म क्यों शो करते हैं, देखिए एक तो में ये एल्कीन मॉलिक्यूल का मैंने स्ट्रक्चर बनाया, कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन, इस कार्बन के साथ दो ग्रुप जुड़ा हुआ है, इस कार्बन के साथ दो ग्रुप जुड़ा हुआ है। तो जो डबल बॉन्ड एक्चुअल में होता है, एक बॉन्ड सिग्मा बॉन्ड होता है और एक बॉन्ड पाई बॉन्ड होता है। तो पाई बॉन्ड के जो स्ट्रक्चर आप अगर देखेंगे, जो पाई बॉन्ड बनती है, तो कार्बन ऐसे कार्बन, ये आपका ऐसे सिग्मा बॉन्ड, आपका सिग्मा बॉन्ड, ये पाई आपका स्ट्रक्चर पाई, तो ये ऐसे साइड वाइज ओवरलैप होता है। तो साइड वाइज ओवरलैप के कारण इनके बीच में जैसे रोटेशन करेंगे तो रोटेशन आपका फ्री नहीं होगा। यही जो पाई बॉन्ड है, इट प्रेजेंट्स लॉक एल्कीन मॉलिक्यूल इन वन पोजीशन। जो पाई बॉन्ड ऐसे बनता है, साइड वाइज ओवरलैप से जो बनता है, तो उसको जब रोटेट करेंगे तो रोटेशन आपका नहीं हो पाएगा सही से। रोटेशन आपका कंप्लीट नहीं, रोटेशन मतलब फ्री रोटेशन नहीं, तब फ्रोजन हो जाता है। तो ये पाई बॉन्ड क्या करता है, इस एल्कीन मॉलिक्यूल को एक पोजीशन में फिक्स कर देता है कुछ रोटेशन के बाद, और यही इसका मेन आपका रीजन है क्यों एल्कीन ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म शो करता है। तो प्रेजेंस ऑफ पाई बॉन्ड, जो कि पाई बॉन्ड आपका बनता है ड्यू टू द ओवरलैप आपका पाई ऑर्बिटल्स। तो उस प्रेजेंस ऑफ पाई बॉन्ड के कारण मॉलिक्यूल जो एल्कीन होता है वो एक पोजीशन में फिक्स हो जाता है, और वही फिक्स आपका क्या करता है, फिर उसका रोटेशन को रिस्ट्रिक्ट कर देता है, आपका पूरा 360 डिग्री पर रोटेट नहीं होता है। वही रीजन है एल्कीन ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म क्यों शो करता है। पूछेगा डबल बॉन्ड से क्या है, तो डबल बॉन्ड में आपका डबल बॉन्ड जो होती है, सिग्मा बॉन्ड होता है, पाई बॉन्ड। सिग्मा बॉन्ड होता है आमने सामने बॉन्ड, आपके जो ओवरलैप होते हैं, जो आपके ऑर्बिटल्स होते हैं, ऑर्बिटल्स आमने सामने ऐसे आपका ओवरलैप होता है, तब जाके सिंगल बॉन्ड बनता है। लेकिन जो पाई बॉन्ड होता है ना, पाई बॉन्ड ऐसे ओवरलैप होते हैं साइड में, ऐसे फिर ऐसे 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 ओवरलैप होते हैं, तो इसके कारण आपका बनता है। तो ये जो ऐसे ओवरलैप होता है, तो इसके कारण जो एटम्स होते हैं, जो कार्बन जिनके बीच में ये पाई बॉन्ड बनना, उनकी रोटेशन फ्री नहीं होती। फ्री मतलब 360 पर नहीं होगी,
होगी। जो सिग्मा बॉन्ड में होता है, जो सिंगल बॉन्ड ऐसा रहता है सिग्मा आपका, तो यहाँ पे इजीली रोटेट हो जाते हैं, पूरा 360 पर पूरा ऐसे रोटेट हो जाता है, लेकिन ये वाला रोटेट नहीं होता। तो इसी के कारण आपका ये पाई बॉन्ड के कारण ही ये मॉलिक्यूल एल्कीन ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म शो करता है। अब इसमें क्या होता है, सिस और ट्रांस, आपको बोला ना सिस और ट्रांस। सिस ट्रांस एक्चुअली दो वर्ड है, ये आपका लिया गया है लैटिन वर्ड से। सिस का मतलब होता है किसी भी एक सेंटर से जब आप कंपेयर करेंगे, सेंटर के अराउंड कोई सिमिलर, दो सिमिलर ग्रुप सेम साइड हो, मतलब आइदर अबव हो या इधर बिलो हो, राइट, दोनों राइट हैंड में हो या दोनों लेफ्ट हैंड हो, तो उसको बोला जाता है सिस। और ट्रांस का मतलब होता है दोनों जो सेम ग्रुप अपोजिट, अगर एक ऊपर है तो दूसरा नीचे, एक लेफ्ट में तो दूसरा राइट में, ठीक है, एक राइट में तो दूसरा लेफ्ट में, तो ऐसा जब होता है तो उसको बोला जाता है ट्रांस। तो उसी से ये चीज आपका सिस एंड ट्रांस डेराइव हुआ है। सिस का मतलब होता है जब आपके दो ग्रुप्स, आपके डबल बॉन्ड के जो कार्बन, जैसे ये कार्बन है ना, इस कार्बन के साथ ये ए और बी जुड़ा है, इस कार्बन के साथ ए और बी, तो ए दोनों सेम है, इधर बी दोनों सेम है, तो दोनों ए जो क्या है डबल बॉन्ड के एकदम ऊपर, यहाँ पर आप देखेंगे ये दोनों जो आपके डबल कार्बन ए ऊपर है, यहाँ भी ए ऊपर है, बी नीचे है, बी नीचे है। इसमें क्या है कार्बन डबल बॉन्ड ए ऊपर है, बी नीचे, यहाँ क्या है बी ऊपर है, ए नीचे। तो जब दोनों सेम साइड, आपको पता है ना सिस का मतलब सेम साइड, तो जब सेम ग्रुप डबल बॉन्ड के सेम साइड होते हैं तो उनको बोलते हैं सिस। और जो सेम ग्रुप आपके अपोजिट साइड, एक डबल बॉन्ड के अगर अबव है तो दूसरा आपके नीचे बिलो, तो वैसे आपको ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स को बोलता है ट्रांस ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स बोला। जैसे यहाँ पे एग्जांपल लिखा है, ये 2 ब्यूटीन 1 2 3 4 कार्बन है, और 1 2 दूसरे नंबर पर आपके क्या डबल बॉन्ड है, तो ये क्या है 2 ब्यूटीन। अब इसमें देखिए CH3, इस कार्बन का CH3H है, CH3H है, तो CH3 अबव है, ये भी CH3 अबव है, तो उसको बोलेंगे सिस 2 ब्यूटीन। इसको बोलेंगे सिस ऊपर है, ट्रांस नीचे, वो अबव और नीचे है, इसको बोलेंगे सिस, और इसका ऊपर, ये मतलब इसको बोलेंगे ट्रांस। ये ट्रांस 2 ब्यूटीन हो गई, सिस 2 ब्यूटीन, क्योंकि दोनों मिथाइल ग्रुप अबव है, दोनों हाइड्रोजन बिलो है। इसमें मिथाइल अबव है, इसमें बिलो है, इसमें बिलो है, इसमें अबव है, इसको ट्रांस, इसको सिस। तो सिस का मतलब जो दोनों ग्रुप्स आपके दोनों कार्बन के साथ जो जिनके बीच में रोटेशन आपका रिस्ट्रिक्टेड है, उनके साथ दो ग्रुप जुड़े हुए हैं, दोनों सिमिलर ग्रुप डबल बॉन्ड के अबव हो या डबल बॉन्ड के बिलो, दोनों सेम साइड, तो उनको बोलेंगे आपका क्या नाम है सिस। दोनों अपोजिट में, एक अबव है दूसरा डाउन है, या एक दूसरा अबव है तो दूसरा डाउन है आपका, तो उसको बोलेंगे हम ट्रांस बोलते हैं। तो ये सिस एंड ट्रांस मैंने लिखा है, when two same groups attached to doubly bonded carbon lies on the same side of the double bond or at the nearest distance, then it is known as cis isomer. When two same groups attached to the doubly bonded carbon lies on the opposite side of the double bond or at the farthest distance, then it is called trans isomer. तो ये cis, ये trans आपका। ये मैंने एक टेबल बनाया आपका, ये टेबल cis ट्रांसफॉर्म के बीच में डिफरेंशिएट करने के लिए, कि कैसे आप पता करें कौन सा cis है कौन सा ट्रांस है, क्या डिफरेंस होता है। तो कुछ आपके पॉइंट्स हैं। तो पहला स्टेबिलिटी, तो स्टेबल सिस फॉर्म लेस स्टेबल होता है, ट्रांस मोर होता है। क्यों, ये क्वेश्चन पूछ सकता है आपके बोर्ड के एग्जाम में कि भाई सिस फॉर्म इज मोर स्टेबल, जैसे ही दे दिया विच इज मोर स्टेबल, सिस 2 ब्यूटीन या ट्रांस 2 ब्यूटीन, जस्टिफाई योर आंसर। तो उसमें जो ट्रांस फॉर्म होता है हमेशा क्या होता है, स्टेबल होते हैं ज्यादा। क्यों स्टेबल होते हैं, आप देखिए जो सिस फॉर्म, तो सिस फॉर्म के बीच में आप देखेंगे जो डिस्टेंस, यहाँ डिस्टेंस क्या है इतना, दोनों सेम साइड, और इसमें डिस्टेंस कितना है, इतना डिस्टेंस। तो सिस में डिस्टेंस दोनों आपका बहुत कम है, ट्रांस में क्या अपोजिट है। तो सेम ग्रुप, यहाँ पे आपके दो सेम ग्रुप डिस्टेंस कम, सेम ग्रुप अपोजिट, तो यहाँ पर क्या होगा, इनके बीच में रिपल्सन ज़्यादा होगा, इसके बीच में रिपल्सन कम होगा। तो जनरल रूल है, जिस सिस्टम में रिपल्सन जितना ज़्यादा रहेगा वो सिस्टम उतना ही अनस्टेबल होगा। जिस सिस्टम में जितना कम रिपल्सन होगा ग्रुप्स के बीच में, इलेक्ट्रॉन्स के बीच में, वो आपका सिस्टम उतना ही ज़्यादा स्टेबल होगा। तो सिस में डिस्टेंस कम है, रिपल्सन ज़्यादा है, तो स्टेबिलिटी कम है। ट्रांस में डिस्टेंस ज़्यादा है तो रिपल्सन कम है, तो इनमें स्टेबिलिटी ज़्यादा होती है, तो स्टेबिलिटी लेस एंड मोर। एनर्जी सेम चीज इसी से है, जिस मॉलिक्यूल में जो मॉलिक्यूल जितना लेस स्टेबल होगा उसके अंदर उतनी एनर्जी ज़्यादा, क्योंकि रिपल्सन ज़्यादा, तो इसलिए आपका सिस में एनर्जी ज़्यादा है, ट्रांस में एनर्जी आपकी कम होती है। देन डाइपोल मूवमेंट आपको मालूम है, डाइपोल मूवमेंट जैसे होता है क्या है, इसमें डाइपोल मूवमेंट जब देखा जाएगा तो ऐसे जाएगा, ये डाइपोल मूवमेंट ऐसे जाएगा, ये ऊपर की तरफ ऐसे जाएगा, ये भी ऐसे की तरफ जाएगा। इसमें क्या होगा, एक ऊपर जा रहा है तो दूसरा नीचे। अब इसमें देखिए दोनों ऊपर की तरफ जा रहे हैं, तो दोनों क्या हो जाएगा, सम हो जाएगा, दोनों जुड़ सेम साइड में, तो दोनों जुड़ जाएगा। और इसमें क्या, एक ऊपर की जा रहा है तो दूसरा नीचे की तरफ, ऊपर की तरफ खींचा तो दूसरा नीचे की तरफ,
तो या जीरो हो जाएगा, सेम ग्रुप रहेंगे तो जीरो हो जाएगा, डिफरेंट ग्रुप रहेंगे तो आपके जीरो नहीं होगा, लेकिन क्या होगा, कम। इसलिए डायपोल मोमेंट हमेशा सीस का ज़्यादा, क्योंकि दोनों ग्रुप सेम साइड होते हैं, तो दोनों के आपके जो डायपोल मोमेंट की डायरेक्शन होगी सेम साइड होगा, तो दोनों जुड़ जाएगा। और ट्रांस में दोनों अपोजिट होता है, तो अपोजिट के कारण क्या होता है, ये आपका अपोजिट होने के कारण आपका क्या करते हैं, एक दूसरे को साइन को क्या करते हैं, कैंसिल कर देते हैं। तो आपका या तो जीरो रहेगा या फिर हमेशा लेस रहता है, सी से हमेशा लेस रहता है। बॉइलिंग पॉइंट सी फॉर्म की ज़्यादा होती है, ट्रांसफॉर्म की कम होती है। मेल्टिंग पॉइंट सीस की कम होती है, ट्रांस की ज़्यादा। क्यों सीस ट्रांस की ज़्यादा होती है? अगेन सेम थिंग, मेल्टिंग पॉइंट किसका होता है, सॉलिड का होता है। तो सॉलिड आपका ये चीज़ क्या नाम है, सॉलिड का होता है। तो सॉलिड में आपका जितने क्लोज पैकिंग रहेगा मॉलिक्यूल, उतना ज़्यादा आपका बॉन्ड रहेगा, उतना आपका बहुत ज़्यादा उसको दूर करने के लिए। मेल्ट क्या होता है, मेल्ट मतलब सॉलिड से लिक्विड में कन्वर्ट करना। तो सॉलिड से लिक्विड में कब कन्वर्ट होता है, तो जो कॉन्स्टेंट पार्टिकल्स होते हैं उनके बीच में डिस्टेंस क्या होता है, बढ़ जाता है। तो इसमें क्या रहता है एक्चुअल में, ट्रांस में इसमें पैकिंग बहुत अच्छी रहती है एज कम्पेयर टू ट्रांस। क्यों, सॉरी सिंस, क्यों, ट्रांस में दोनों ग्रुप जो है ये क्या अपोजिट में, तो अपोजिट में तो रिपल्सन कम होगा, रिपल्सन कम होगा तो एक दूसरे के नज़दीक ज़्यादा रहेंगे, एक दूसरे के नज़दीक रहेंगे तो आपका पैकिंग बहुत बढ़िया होगा, पैकिंग बहुत अच्छा होगा, तो सॉलिड उतने ही आपका क्या होगा, स्ट्रॉन्ग सॉलिड होगा आपका। तो उसको स्ट्रॉन्ग, उसके अंदर मॉलिक्यूल के बीच में जो फोर्स होगा बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होगा, बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होगी, तो उसको तोड़ने के लिए हमें बहुत ज़्यादा एनर्जी देनी पड़ती है, हीट देना पड़ता है। इसलिए मेल्टिंग पॉइंट इसका क्या होता है, ज़्यादा होता है। इसमें क्या, दोनों सेम साइड में रिपल्सन ज़्यादा होता है, तो थोड़ा दूर दूर रहेंगे, तो दोनों के बीच में क्या होगा, बॉन्ड जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है बॉन्ड वो थोड़ा कमजोर होगा, कमजोर रहेगा एज कम्पेयर टू सिस आपका ट्रांस। तो इसको जब दूर करना होगा आपको, तो हीट क्या होगी, कमी हीट में ये तुरंत सॉलिड से लिक्विड कन्वर्ट होगा। इसलिए ट्रांस के आपका मेल्टिंग पॉइंट ज़्यादा होता है, सिस की कम होती है। बॉइलिंग जो पॉइंट इसका रहता है, क्योंकि ऑलरेडी ट्रांस का जो डायपोल मोमेंट क्या है, जीरो है, तो इसका बॉइलिंग पॉइंट कम ही होगा, इसके बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा। एसिड स्ट्रेंथ सिस की ज़्यादा होती है, ट्रांस की कम होती है। हीट ऑफ कंबशन सिस की ज़्यादा होती है और ट्रांस की हमेशा कम होती है। तो ये एक डिफरेंस है। ये क्वेश्चन आपको पूछ सकता, हो सकता है आपके एग्जाम में, जैसे बोर्ड के एग्जाम में दे देगा कि विच इज मोर स्टेबल, सिस और ट्रांस, या दे देगा एग्जाम्पल ऐसे आपका सिस टू ब्यूटीन, ट्रांस ब्यूटीन, विच इज मोर स्टेबल, या व्हिच डायपोल मोमेंट इज मोर, एक्सप्लेन, गिव द रीजन, जस्टिफाई योर आंसर। उसी तरह आप जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम में दो कंपाउंड दे देगा, ऐसे सिस और ट्रांस पूछ देगा, डायपोल मोमेंट ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड इज मोर, या अरेंज करिए आपका, तो उसमें ट्रांस की ज़्यादा रहेगी, सिस का हमेशा कम रहता है। तो ये आपका टाइप 1 जो है ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म यही है, टाइप 1 ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। फिर से एक बार, ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म में सिस ट्रांस बोला जाता है। इसमें जो आपका सिस ट्रांस क्यों, एल्कीन क्यों ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो करते हैं, क्योंकि एल्कीन में डबल बॉन्ड है, डबल बॉन्ड में एक सिग्मा बॉन्ड है, सिग्मा बॉन्ड आपके आमने सामने ओवरलैप होता है। पाई बॉन्ड क्या होता है, आपका साइड वाइज ओवरलैप होता है। तो जब पाई बॉन्ड साइड वाइज ओवरलैप होने के कारण मॉलिक्यूल को क्या करता है, एक पोजीशन में फिक्स कर देता है, तो रोटेशन उतना फ्री नहीं होता, कुछ डिग्री तक रोटेशन हो, उसके बाद रुक जाएगा। तो इस पाई बॉन्ड के प्रेजेंस के कारण मॉलिक्यूल एक पोजीशन में फिक्स हो जाती है, लॉक हो जाता है। उस लॉक के कारण उसका रोटेशन फिक्स नहीं होता, आपका फ्री नहीं होता, रिस्ट्रिक्टेड होता है, फ्रीज हो जाता है, पूरे 360 पर नहीं करेगा, और वही रिस्ट्रिक्टेड रोटेशन आपका है ड्यू टू द पाई बॉन्ड। ये मॉलिक्यूल क्या करते हैं, ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो करते हैं। ये 2 नंबर में पूछ सकता है, या कहीं भी आपको पूछ देगा व्हाई ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म, आपका एल्कीन शो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म, एक्सप्लेन योर आंसर आपका। तो इस आपका वही है ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म एल्कीन सिस ट्रांस। या फिर डिफरेंस है आपके सिस ट्रांस के बीच में, क्या डिफरेंस है वो चीज़ है। अब हम देखेंगे जो आपका क्या नाम है, सेकेंड आपका है टाइप 2 या ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म इन साइक्लोएल्केन, उसको अब है टाइप 2 ये ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म इन साइक्लिक कंपाउंड। साइक्लिक कंपाउंड्स में जो साइक्लोएल्केन है मोस्टली वही आपका ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो कर, जो साइक्लोएल्केन होता है, ठीक है। एक कंडीशन इसमें क्या रिक्वायर्ड होती है, साइक्लोएल्केन एग्जिबिट्स ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म, एक कंडीशन इसके लिए रिस्पांसिबल है। वो कंडीशंस अगर साइक्लोएल्केन फुलफिल करेंगे तभी वो आपका ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो करेंगे, नहीं तो नहीं करेंगे। कंडीशन क्या है, अब रिंग साइक्लोएल्केन हो, 3 मेंबर हो, 4 मेंबर हो, 5 मेंबर हो, 6 मेंबर हो, उससे मतलब नहीं है। जितने भी कार्बन उस रिंग में प्रेजेंट है उसमें से कम 2 कार्बन के ऊपर, 2 कार्बन के साथ आपके जो कार्बन में जितने भी रिंग, आपके रिंग में जो भी साइक्लोएल्केन होते हैं ना, हर एक कार्बन के साथ 2-2 हाइड्रोजन होता है, आपके जुड़े रहते हैं। तो 2 एटलीस्ट रिंग में जितने कार्बन से प्रेजेंट है, आपको मतलब नहीं, कम से कम 2 कार्बन के पास हाइड्रोजन के अलावा और कोई ग्रुप ऐड होना चाहिए, मतलब दोनों हाइड्रोजन नहीं होना चाहिए, ऐसे 2 कार्बन कम से कम उस रिंग में होना चाहिए। वो रिंग आपका 3 मेंबर हो, 4 मेंबर हो, 5 मेंबर हो, उससे मतलब नहीं, सिर्फ इतना मतलब है जितने भी मेंबर रिंग है
3 मेंबर्ड हो या 5 मेंबर्ड हो, कम से कम 2 कार्बन उस रिंग के अंदर जो कार्बन प्रेजेंट है उसमें से 2 कार्बन के ऊपर हाइड्रोजन के अलावा कोई और ग्रुप भी प्रेजेंट होने चाहिए। मतलब 2 कार्बन के ऊपर 2 हाइड्रोजन प्रेजेंट नहीं होना चाहिए, कोई और ग्रुप उसके साथ प्रेजेंट होना चाहिए। जो साइक्लोएल्केन ऐसा कंडीशन फुलफिल करेगा वही साइक्लोएल्केन ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म शो करेगा, नहीं तो नहीं करेगा। वही मैंने लिखा है प्रेजेंस ऑफ एटलीस्ट 2 ग्रुप्स अदर देन हाइड्रोजन ऑन द रिंग एंड दीज ग्रुप्स मस्ट बी प्रेजेंट ऑन डिफरेंट रिंग कार्बन। 2 कार्बन जो आपके प्रेजेंट है, एटलीस्ट 2 कार्बन के पास 2 हाइड्रोजन के अलावा 2 और ग्रुप होने चाहिए और दोनों अलग अलग कार्बन के ऊपर। जैसे एग्जांपल देखिए, फॉर एग्जांपल 1,2 डाइमिथाइल साइक्लोप्रोपेन आपका, तो ये देखिए, ये कार्बन कार्बन कार्बन, इसके 2 हाइड्रोजन है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन इस कार्बन के साथ हाइड्रोजन के साथ क्या एक मिथाइल है, इसके साथ एक मिथाइल, भले दोनों ग्रुप सेम हो सकते हैं, एक पर मिथाइल है तो दूसरे पे भी मिथाइल हो, एक पर ब्रोमीन है तो दूसरे पे भी ब्रोमीन हो, कोई मतलब उससे नहीं है। लेकिन मतलब क्या है कि दोनों हाइड्रोजन नहीं होने चाहिए। एटलीस्ट एक हाइड्रोजन है तो दूसरा कोई आपका ग्रुप अदर देन हाइड्रोजन, मिथाइल हो, ब्रोमाइड हो, आपका ब्रोमो हो, फ्लोरो हो, आपका क्लोरो हो या नाइट्रो हो, कोई भी ग्रुप हो, लेकिन वो हाइड्रोजन के अलावा 2 आपके ग्रुप होने चाहिए और वो ग्रुप 2 अलग अलग कार्बन के पास हो, लगातार कार्बन हो, अल्टरनेटिव कार्बन हो, उससे कोई मतलब नहीं, लेकिन 2 कार्बन के पास हाइड्रोजन के अलावा 2 और ग्रुप उनके ऊपर प्रेजेंट होने चाहिए। यही है आपका कंडीशंस इसका आपका साइक्लिक कंपाउंड्स में जो ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म शो करते हैं साइक्लोएल्केन का। एक इसमें और चीज़ है कि क्वेश्चन यहाँ से राइज हो सकता है आपका, जो क्वेश्चन इतना आसान तो पूछेगा नहीं, थोड़ा सा घुमा के पूछेगा। तो जो साइक्लोएल्केन होते हैं ना कंपाउंड, ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म जनरली आपके शुरू में जो इस वीडियो को शुरू में बताते हैं कि ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म मोस्टली क्या होते हैं, सिमेट्री होते हैं, तो सिमेट्रिकल होते हैं, तो इसके कारण वो ऑप्टिकली इनएक्टिव, अधिकतर ऑप्टिकली इनएक्टिव होते हैं, बहुत कम ही कंपाउंड्स आपके ऑप्टिकली एक्टिव होते हैं। तो वही जो पॉइंट आपके उसी से रिलेटेड है, बेस्ड ऑन द टाइप ऑफ सब्स्टिट्यूशन ऑन द रिंग द मॉलिक्यूल कैन बी कायरल और अकायरल। जो बताया 2 हाइड्रोजन के अलावा कोई और ग्रुप आपके प्रेजेंट होना चाहिए, तो जो 2 कार्बन के ऊपर जो 2 और ग्रुप जुड़े गए, उनके जो दोनों ग्रुप क्या सेम है या दोनों ग्रुप डिफरेंट है, इसके बेसिस पर आपके जो साइक्लोएल्केन जो ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म शो करते हैं, वो साइक्लोएल्केन वो ज्योमेट्रिकल आपका आइसोमर्स ऑप्टिकली एक्टिव भी हो सकते हैं, ऑप्टिकली इनएक्टिव भी। ऑप्टिकली एक्टिव मतलब वही आपको उसका कंपाउंड लेंगे, आपका प्लेन पोलराइज्ड लाइट को पास करोगे तो जब निकलेगा तो कुछ ना कुछ इसके एंगल में, जिस एंगल से आपके सैंपल के अंदर इंटर कर रहा है उस एंगल से बाहर नहीं निकलेगा, तो राइट आपको क्लॉकवाइज में रहेगा या तो एंटी क्लॉकवाइज में रहेगा, तो उसी को बोलते हैं ऑप्टिकली एक्टिव। और जो नहीं करता है, मतलब जिस एंगल से इंटर किया उस एंगल से बाहर आ गया, तो उसको बोल देंगे ऑप्टिकली इनएक्टिव। तो ये ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स होते हैं, ये जो साइक्लोएल्केन्स होते हैं, ये ऑप्टिकली एक्टिव भी हो सकते हैं, ऑप्टिकली इनएक्टिव भी होते हैं। ये डिपेंड करेगा जो 2 ग्रुप जुड़े हैं, 2 ग्रुप सेम है या दोनों ग्रुप डिफरेंट है। उसी में 3 एग्जांपल यहाँ मैं आपको दिखा रहा हूँ। पहला 1 ब्रोमो 3 मिथाइल साइक्लोब्यूटेन, ये कंपाउंड ऑप्टिकली इनएक्टिव है। अब क्यों ऑप्टिकली इनएक्टिव, आपको पता है, तो ऑप्टिकल एक्टिविटी के लिए 2 कंडीशंस होते हैं। पहला कंडीशन क्या, कायरल कार्बन होना चाहिए, ठीक है, पहला सबसे इंपॉर्टेंट कंडीशन। और दूसरा कि कोई भी एलिमेंट ऑफ सिमेट्री नहीं होनी चाहिए। दोनों में से दोनों कंडीशंस आपको फुलफिल होना चाहिए। एक भी कंडीशन अगर फेल हुआ तो कंपाउंड ऑप्टिकली इनएक्टिव होता है। अब इस कंपाउंड में देखिए 1 ब्रोमो 3 मिथाइल साइक्लोब्यूटेन, ये देखिए 1 ब्रोमो आपका क्या नाम है, मिथाइल नीचे है, ब्रोमीन नीचे है, बाकी CH2 है, CH2 है, यहाँ पर हाइड्रोजन ब्रोमीन, हाइड्रोजन मिथाइल, तो मिथाइल है, ब्रोमीन है, दोनों सेम साइड है, तो ये 6 हो गया, ये दोनों अपोजिट साइड है तो ट्रांस हो गया। ये कंपाउंड ऑप्टिकली इनएक्टिव। अब क्यों ऑप्टिकली इनएक्टिव, तो सबसे पहला कंडीशन क्या है कि कायरल कार्बन है कि नहीं। अभी जैसे ये कार्बन, ये तो हाइड्रोजन है, 2 हाइड्रोजन है, भी 2 हाइड्रोजन आपका नहीं माना जाएगा, ठीक है। अब इसको देखिए, इस कार्बन को देखिए, तो एक हाइड्रोजन है, दूसरा क्या है, ब्रोमीन है, तो आपको उस नोमेनक्लेचर अब इसके ऊपर है, तो ये कार्बन है, इसके साथ 2 हाइड्रोजन, इसके साथ इधर है, ये भी कार्बन 2 हाइड्रोजन, सेम ग्रुप मिल जा रहे हैं, इधर आइए तो सेम ही ग्रुप मिल जा रहे हैं। तो इसका मतलब जब आप मूव कर रहे हैं आगे तक, आपको क्या था कि जब तक आप डिफ्रेंशिएट नहीं, आपका अंतर नहीं आएगा आपका, तब तक आप मूव आगे करते जाएंगे। तो इसमें क्या, कोई भी कार्बन आपका कायरल कार्बन नहीं है। पढ़ते थे ना उसमें ऑप्टिकल में आर है, एस है कि डी आपका है, तो क्या करते थे, जो कार्बन के साथ 4 ग्रुप जुड़े रहते थे उनको हम आपको प्रायोरिटी सेट करते थे, हायर मॉलिक्यूलर नंबर 1, लोवेस्ट नंबर 4, उन दोनों के बीच में नंबर 2 और 3। सेम ग्रुप अगर सेम एटम जुड़े हो तो हम नेक्स्ट एटम पर बढ़ते हैं, वो आपका कब तक बढ़ेंगे, जब तक कि आपका डिफरेंस नहीं आ जाता है, प्रायोरिटी आपके सेट नहीं हो जाती है। आरएस में जो आपके इस मेरे चैनल पर वीडियो आपको पढ़ा है, आरएस नोमेनक्लेचर ऑफ आपका स्टीरियो आइसोमर्स करके एक चैप्टर का एक वीडियो पढ़ा हुआ है, उसमें दिया गया। तो ये चीज़ आपका है
तो यहाँ भी नहीं है, सेम चीज़ यहाँ भी नहीं है, तो इसमें कोई कायरल कार्बन है ही नहीं। तो कायरल कार्बन ये पहला ही कंडीशन फुलफिल नहीं हो रहा है, तो ये कंपाउंड आपका ऑप्टिकली इनएक्टिव होता है। अब आइए इस कंपाउंड में, ठीक है, ये क्या है, 1 ब्रोमो, ये जो आपका कंपाउंड है 1 ब्रोमो 2 मिथाइल साइक्लोपेंटेन, ये कंपाउंड ऑप्टिकली इनएक्टिव होता है। और इसमें देखो ये 1 ब्रोमो 2 मिथाइल, 1 और 2 कार्बन आपके क्या है, कायरल। अब कैसे कायरल है देखिए, ये कार्बन है, हाइड्रोजन ब्रोमीन इस पर आइए, कार्बन है, 2 हाइड्रोजन के साथ क्या हाइड्रोजन और दूसरा क्या मिथाइल, यहाँ क्या हाइड्रोजन यहाँ के मिथाइल, तो आपके ग्रुप डिफरेंट हो गए, तो ये कार्बन कायरल हो गया। सेम चीज यहाँ भी आइए आप, कार्बन हाइड्रोजन मिथाइल, आपका मिथाइल ग्रुप, इसके साथ कार्बन 2 हाइड्रोजन के साथ हाइड्रोजन ब्रोमीन, तो दोनों क्या है, कायरल कार्बन है। आपको फॉर्मूला भी बताया था कि कोई भी ऑप्टिकल आइसोमर्स है, नंबर ऑफ ऑप्टिकल आइसोमर्स कितने होते हैं, उसके लिए एक फॉर्मूला होता है 2 to power n, वेयर n इज इक्वल टू आपका क्या, जितना नंबर ऑफ ऑप्टिकल कायरल कार्बन है तो कितना होना चाहिए, 4। इसलिए इसके अंदर 4 कायरल आपके 4 स्टीरियो आइसोमर्स प्रेजेंट होते हैं। एक सिस फॉर्म, ट्रांसफॉर्म, सिस फॉर्म का मिरर इमेज, ये मिरर, ये दोनों मिरर है, मिरर इमेज देंगे तो ये क्या है, पेयर ऑफ इनोसोमर है, ये भी क्या है, पेयर ऑफ इनोसोमर है। तो सिस भी आपका क्या है, ऑप्टिकली एक्टिव है, ट्रांस भी यहाँ पर क्या है, ऑप्टिकली एक्टिव है, और ये दोनों आपके क्या है, क्या कंपाउंड जो है ये आपके एक पेयर ऑफ इनोसोमर्स, दूसरा पेयर ऑफ इनोसोमर्स, तो इसके कितने टोटल आपके 4 स्टीरियो आइसोमर्स हो जाते हैं, और ये ऑप्टिकली एक्टिव है, तो ऐसे निकाला जाता है। सेम चीज अब यहाँ पर आइए 1,3 डाइमिथाइल साइक्लोपेंटेन, अब इसमें देखिएगा 1,3 1 2 3 यहाँ पर आइए, ठीक है, मिथाइल कार्बन है, हाइड्रोजन है, मिथाइल है, कार्बन है, कार्बन है, इसके साथ हाइड्रोजन, इसके साथ हाइड्रोजन, इसके साथ आइए तीसरा कंपाउंड यहाँ आइए, हाइड्रोजन मिथाइल, इस पर आएगा कार्बन 2 हाइड्रोजन, तो ये क्या हो गया आपके, ये जो ग्रुप है ये कायरल कार्बन है। तो लेकिन इसमें जब आप बीचों बीच ऐसे देखेंगे, देखिए आपको क्या होता था, प्लेन ऑफ सिमेट्री, पहले आपका कोई भी एलिमेंट ऑफ सिमेट्री नहीं होना चाहिए, इस मॉलिक्यूल में प्लेन ऑफ सिमेट्री। तो आपको मेरे वीडियो में जो कंपाउंड, ऐसा कंपाउंड जिसमें कायरल कार्बन है, लेकिन कायरल कार्बन होते भी ऑप्टिकली इनएक्टिव होते हैं ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ प्लेन ऑफ सिमेट्री, तो ऐसे कंपाउंड को क्या बोलते हैं, मेसो कंपाउंड। ये जो सिस फॉर्म है ना, ये आपका क्या हो गया, मेसो फॉर्म हो गया कंपाउंड, तो मेसो फॉर्म के कारण ऑप्टिकली इनएक्टिव है। लेकिन इस केस में नहीं है, ट्रांस में नहीं है, ट्रांस में आप देखेंगे कोई आपका इसका जब बीचों बीच में से देखेंगे तो मिथाइल नीचे है, मिथाइल यहाँ पे ऊपर है, ठीक है, यहाँ मिथाइल आपका क्या ऊपर है, यहाँ मिथाइल क्या नीचे, तो अलग है, तो इसलिए ये क्या मेसो फॉर्म नहीं है। प्लस बाकी जो क्या ये भी कायरल, ये भी आपका कायरल है, ये आपका ये भी कायरल है, ये कायरल आपके, तो ये देखो यहाँ भी 2 कायरल, 2 दूना 4 होना चाहिए, लेकिन क्या है कितने होते, 3 ही होते, क्यों, क्योंकि एक कंपाउंड क्या मेसो है, प्लेन ऑफ सिमेट्री के कारण ये आपका क्या करता है, आपका एक हाफ क्लॉकवाइज में करेगा तो दूसरा हाफ एंटी क्लॉकवाइज में। ये कंपाउंड 1,3 डाइम आपका मिथाइल साइक्लोपेंटेन, 2 कायरल कार्बन प्रेजेंट है, लेकिन 2 कायरल कार्बन के प्रेजेंट होने के कारण 2 कायरल कार्बन होने के बाद भी इसमें सिर्फ 3 स्टीरियो आइसोमर्स होते हैं, सिर्फ 3 ही होते हैं, क्यों, क्योंकि एक आपका क्या मेसो कंपाउंड हो जाता है। 2 साइक्लिक कंपाउंड्स आपके ये शो कर सकते हैं, और ये कंपाउंड ऑप्टिकली एक्टिव भी हो सकते हैं, ऑप्टिकली इनएक्टिव भी हो सकते हैं, वो डिपेंड करता है कि जो 2 ग्रुप प्रेजेंट हैं रिंग पे, रिंग के 2 कार्बन पर हाइड्रोजन के अलावा 2 ग्रुप जो प्रेजेंट है उनकी नेचर क्या सेम है कि डिफरेंट है, आपका उसके ऊपर डिपेंड करेगा कंपाउंड ऑप्टिकली एक्टिव है कि ऑप्टिकली इनएक्टिव। आपका जो क्वेश्चन सी इसमें इंपॉर्टेंट बताया कि क्या क्वेश्चन आपको डायरेक्टली यहाँ से नहीं आएगा कि ये ऑप्टिकली सी से की ट्रांसफर, ये दे देगा कंपाउंड, साइक्लिक कंपाउंड दे देगा, और दे देगा कि डिटरमाइन वेदर इट इज आपका ऑप्टिकल आइसोमर्स है कि नहीं, नंबर ऑफ ऑप्टिकल आइसोमर्स ऐसे दे दिया, नंबर ऑफ ऑप्टिकल आइसोमर्स इस कंपाउंड में दे दिया, तो ऐसे निकाला जाता है। तो ये आपका दूसरा टाइप 2 ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म इन साइक्लिक कंपाउंड। अब हम देखते हैं टाइप 3 एंड टाइप 4 आपका दो है, दोनों में सिंपल आपका है, टाइप 3 आपका ऑक्साइड में है एंड टाइप 4 आपका एजो कंपाउंड में है। अब है टाइप 3 और टाइप 4। तो टाइप 3 जो ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म है ये ऑक्साइड सिस्टम, ऑक्साइड मतलब सी डबल एन, ये ऑक्साइड कब बनता है जब आपका एल्डिहाइड या कीटोन कार्बोनिक कंपाउंड को हाइड्रोक्सी अमोनिया, मतलब अमोनिया है NH3 होता है, एक H हटा के वहाँ पर OH जोड़ देते हैं, तो हाइड्रोक्सी अमोनिया डेरिवेटिव उसके साथ जब एल्डिहाइड कीटोन का रिएक्शन कराते हैं तो ये बनाता है कंपाउंड COON और N के साथ OH रहता है, तो एल्डिहाइड रहेगा तो एल्डोक्साइन और कीटोन रहेगा तो कीटोन। तो एल्डिहाइड कीटोन, इसे एल्डिहाइड कीटोन प्लस हाइड्रोक्सी अमोनिया रिएक्शन होगा, कंपाउंड देगा एल्डोक्साइन, या आपका एल्डिहाइड रहेगा तो एल्डोक्साइन, कीटोन रहेगा कीटोक्साइन। अब सिंस कार्बन डबल बॉन्ड नाइट्रोजन, सेम चीज यहाँ भी है,
कार्बन डबल बॉन्ड नाइट्रोजन डबल बॉन्ड है तो आपका एक वाला एक बॉन्ड उसमें क्या सिग्मा रहेगा और एक बॉन्ड आपके क्या रहेगा पाई बॉन्ड रहेगा। तो यही पाई बॉन्ड कार्बन डबल बॉन्ड नाइट्रोजन के बीच में जो आपका रोटेशन होता है वो रोटेशन को रिस्ट्रिक्ट कर देता है, फ्री 360 पर मूवमेंट नहीं होने देता है और उसी के कारण फिर क्या करती है आपका ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो करते हैं। तो यहाँ पर ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो करने का मेन रीजन है कार्बन डबल बॉन्ड नाइट्रोजन, यहाँ भी पाई बॉन्ड प्रेजेंट है, पाई बॉन्ड आपका लॉक कर देता है इस मॉलिक्यूल के एक पोजीशन में जिसके कारण रिस्ट्रिक्शन आपका रोटेशन रिस्ट्रिक्ट हो जाता है, फ्रोज हो जाता है, वही आपको शो करता है। अब इसमें जो हम बताते हैं कि कौन सा सीन है कौन सा ट्रांस इसमें जो है, तो वो चीज़ आपका होती है जब अब देखिए नाइट्रोजन कार्बन की 4 वैलेंसी होती है, 2 हो गया डबल बॉन्ड, 2 ग्रुप आपको जुड़ा रहेगा। नाइट्रोजन की होती है 3, 2 डबल बॉन्ड में 1 OH इसके साथ हमेशा रहेगा। अब ये OH इस कार्बन के साथ जो ग्रुप जुड़े हैं उन ग्रुप में से 2 ग्रुप में से एक का मोलिकुलर वेट ज़्यादा होगा, एक का मोलिकुलर वेट कम होगा। तो हम कंपेयर करते हैं कार्बन के इस कार्बन के साथ जो मोलिकुलर वेट जो ग्रुप की मोलिकुलर वेट कम है, अगर डबल बॉन्ड की जिस साइड अगर वो है उसी साइड एनोड आपका OH में जाएगा। जैसे ये इस कंपाउंड को देखिए कार्बन है, इस कार्बन के साथ CH3 है, H के मोलिकुलर वेट कम है, CH3 का ज़्यादा है, तो H कहाँ है डबल बॉन्ड के नीचे है, N के साथ OH कहाँ है ये भी नीचे है। तो जब दोनों एक साइड कार्बन के साथ जो लो मोलिकुलर वेट कंपाउंड रहेगा जिस साइड डबल बॉन्ड के वो प्रेजेंट है, अगर उसी साइड OH भी प्रेजेंट रहेगा तो उसको सिस या सिन बोलेंगे, सिस सिन एल्डोक आपका एसिड एल्डोक्साइड में आपका होगा। उसी तरह अगर ये दोनों अपोजिट रहेंगे, H कहाँ है नीचे है, आपका OH कहाँ है जो नाइट्रोजन के साथ क्या है अबव द बॉन्ड, तो दोनों कहाँ है अपोजिट है, तो इसको बोलेंगे ट्रांस या एंटी। तो सिस आपका एल्डोक्साइड में सिन और एंटी या सिस ट्रांस इसी को बोलते हैं। OH लोअर ग्रुप के साइड तो सिन, OH अपोजिट तो ट्रांस, और ये आपका एग्जिट करता है ऑक्साइन। ऑक्साइन सिस्टम कैसा होता है, वो सिस्टम जब एसिटाल्डिहाइड आपका एल्डिहाइड कीटोन को हाइड्रोक्सी अमोनिया के साथ ट्रीट करते हैं तो कंपाउंड जो बनाता है वही कंपाउंड होता है एल्डोक्साइन। ऐसा कंपाउंड जिसमें कार्बन डबल बॉन्ड नाइट्रोजन आपका प्रेजेंट, उस नाइट्रोजन के साथ कोई OH प्रेजेंट रहता है। ये डबल बॉन्ड यहाँ जो प्रेजेंट है, ये डबल बॉन्ड, यही डबल बॉन्ड आपका रिस्पॉन्सिबल है इस ऑक्साइन कंपाउंड में ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म को शो करने के लिए। ये तीसरा है। अब आज ये चौथा ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म इन एजो कंपाउंड। एजो कंपाउंड या इमाइन नाइट्रोजन डबल बॉन्ड नाइट्रोजन जो होता है, 2 नाइट्रोजन डबल बॉन्ड के साथ जब जुड़े रहते हैं तो वैसे ही कंपाउंड को बोला जाता है एजो कंपाउंड। सेम चीज यहाँ भी सिंगल बॉन्ड है, ऊपर आपका क्या पाई बॉन्ड है, डबल बॉन्ड है, तो डबल बॉन्ड में एक सिंगल बॉन्ड होता है, एक पाई बॉन्ड। पाई बॉन्ड अगेन सेम साइड वाइज ओवरलैप के कारण पाई बॉन्ड बनती है, तो इसके कारण आपको मॉलिक्यूल क्या आता है उसकी पोजीशन फिक्स हो जाती है, लॉक हो जाता है। तो लॉक होने के कारण अगेन फ्री रोटेशन नहीं होगा, फ्री रोटेशन नहीं होगा तो वहीं आपको ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो करता है। तो यहाँ भी एजो कंपाउंड में भी आपका जो रीजन है किस लिए एजो कंपाउंड आपका शो करता है आप ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म, तो उसका रीजन यही है नाइट्रोजन के बीच में डबल बॉन्ड है, डबल बॉन्ड आपका सिंगल आपके एक सिग्मा बॉन्ड का एक पाई बॉन्ड का बना रहता है। पाई बॉन्ड क्या करता है मॉलिक्यूल के एक पोजीशन में लॉक फिक्स कर देता है जिससे रोटेशन फ्री नहीं होता, तो उसी के कारण ये होता है। एग्जांपल जैसे एजो बेंजीन है, अब नाइट्रोजन की वैलेंसी 3 होती है, 2 डबल बॉन्ड में तो सिर्फ एक ही ग्रुप प्रेजेंट रहेगा, तो दोनों नाइट्रोजन के साथ एक एक ग्रुप प्रेजेंट रहेगा, दोनों एक साइड रहेंगे तो सिंग, दोनों अपोजिट रहेंगे ट्रांस या उसको एंटी होते हैं। यही 4 तरह के आपके ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म होता है, टाइप 1 इन एल्कीन, टाइप 2 इन साइक्लोएल्केन, टाइप 3 इन ऑक्साइन एंड टाइप 4 इन एचो कंपाउंड सब। ठीक, अभी थोड़ा 2 पॉइंट दिए जहाँ से क्वेश्चन आपको पूछे जा सकते हैं। पहला क्वेश्चन है कि नंबर ऑफ ज्योमेट्रिकल आइसोमर इन ए गिवन कंपाउंड, कितना आइसोमर्स कोई कंपाउंड दिया गया है वो डबल बॉन्ड प्रेजेंट है तो उसमें कितने ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स फॉर्म हो सकते हैं, तो ये निकलता है फॉर्मूला विद 2 टू पावर n है 2 into n, 2 इंटू नंबर ऑफ डबल बॉन्ड, जितना नंबर ऑफ डबल बॉन्ड उस कंपाउंड रिप्रेजेंट उसको 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, जितना आपका आंसर आएगा उतना ही नंबर ऑफ ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म वो कंपाउंड शो करता है। जैसे यही देख लीजिए डबल बॉन्ड कितना है, 1 है, तो 2 into 1 2, तो 1 और 1 के सी एंटी सी से ट्रांस आता है। ठीक, उसके अलावा ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म जो होता है सिर्फ और सिर्फ आइसोलेटेड एंड कंजुगेटेड एल्काडाइन। आइसोलेटेड एल्काडाइन का मतलब होता है 2 डबल एल्काडाइन मतलब 2 डबल बॉन्ड प्रेजेंट है, तो दोनों डबल बॉन्ड के गैप में कम से कम 2 सिंगल बॉन्ड प्रेजेंट रहना चाहिए। ऐसा कंपाउंड, ऐसा एल्कीन कंपाउंड जिसमें 2 आपका डबल बॉन्ड है तो एल्काडाइन हो गया, वो 2 डबल बॉन्ड के बीच में एटलीस्ट 3 सिंगल बॉन्ड का डिस्टेंस होना चाहिए। 3 1 2 आपका 2 सिंगल बॉन्ड या 3 कार्बन का डिस्टेंस होता है, तब उसी को बोला जाता है आइसोलेटेड एल्काडाइन। कंजुगेटेड का मतलब अल्टरनेट, डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड ऐसे रहता है, तो उसको बोलते हैं कंजुगेट।
तो सिर्फ और सिर्फ ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म जो होता है वो ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म यही दो तरह की एल्काडाइन शो करते हैं। ये तीसरा क्यूमुलेटेड, क्यूमुलेटेड का मतलब लगातार दो डबल बॉन्ड, कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन फिर डबल बॉन्ड फिर कार्बन, दो लगातार डबल बॉन्ड प्रेजेंट हो जाते हैं, तो उसको बोला जाता है क्यूमुलेटेड डाइन। ये क्यूमुलेटेड डाइन नहीं प्रेजेंट आपको नहीं शो करते हैं क्योंकि इसमें जो आपके बाकी जो कार्बन के साथ ग्रुप जुड़े होते हैं सेम प्लेन में आ जाते हैं, तो सेम प्लेन में आने के कारण आपका ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म शो नहीं करते। हाँ, किसी किसी केस में ये जो शो करते हैं, बहुत जगह पढ़ोगे आइसोमरिज्म, क्यूमुलेटेड जो एल्काडाइन होते हैं ये शो करते हैं टाइप ऑफ ऑप्टिकल आइसोमरिज्म, जैसे एलीन होता है तो वो ऑप्टिकल आइसोमरिज्म शो करते हैं, लेकिन ज्योमेट्रिकल शो नहीं करते हैं। तो ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म इज एग्जिबिटेड या शोन बाय ओनली आइसोलेटेड एल्काडाइन या कॉन्जुगेटेड डाइन। आपका नंबर ऑफ ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स आपका आइसोमर इन ए गिवन कंपाउंड इज इक्वल टू 2 into n where n is number of double bond present in that compound। तो ये हो गया टाइप्स ऑफ आपका क्या नाम है ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म। ठीक है, तो ये आपका टाइप्स, ये चीज तो इंट्रोडक्शन हो गया, कंडीशंस हो गए और आपका टाइप्स ऑफ ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म हो गया। ठीक, अब देखते हैं इसमें नोमेनक्लेचर इसका कैसे हम नेमिंग करते हैं। अब है नोमेनक्लेचर ऑफ ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म, मतलब कैसे हम ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म का नेमिंग करेंगे। ठीक है, तो ये तीन सिस्टम तीन तरीके से किया जाता है। अब सिस ट्रांस सिस्टम, सिन एन टी एन ईजेड, इसमें सिस ट्रांस सबसे पुराना है, सिन एन टी कहीं कहीं यूज करते हैं, अब सबसे ज़्यादा जो यूज होता है वो है ईजेड सिस्टम आपका होता है। तो सिस ट्रांस नाम से ही जैसे अभी तक जितने भी सिस ट्रांस टाइप्स ऑफ ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म में टाइप 1 बताया तो उसमें बताया सिस ट्रांस आपका है ये ओल्डेस्ट मेथड है और ये उन्हीं ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म को नाम करने के लिए नोमेनक्लेचर के लिए यूज करते हैं जिसमें कार्बन के साथ जो दोनों ग्रुप जुड़े हुए हैं दोनों ग्रुप क्या हो आपके सेम हो। मतलब जैसे ये है इस कार्बन के साथ हाइड्रोजन और मिथाइल, इसके लिए हाइड्रोजन मिथाइल, तो दोनों जो आपके डबल बॉन्डेड जो कार्बन है दोनों के साथ जो ग्रुप जुड़े हुए हैं दोनों आपके सिमिलर, मतलब एक कार्बन एक डबल बॉन्डेड कार्बन का हाइड्रोजन और मिथाइल ग्रुप है तो दूसरे के साथ भी हाइड्रोजन और मिथाइल रहेगा। एक के साथ फ्लोरीन फ्लोरो एंड क्लोरो है तो दूसरे के साथ भी फ्लोरो एंड क्लोरो रहेगा। तब जब ऐसे आइसोमरिज्म आपके ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म जिसमें ये आपके दोनों ग्रुप सेम होते हैं डबल बॉन्डेड कार्बन के साथ, उन्हीं के लिए सिस ट्रांस आइसोमर्स को यूज करते हैं, आपका नोमेनक्लेचर करते हैं इस मेथड से। बाकी को आपके ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म को हम ये मेथड यूज नहीं करते हैं। अब इसमें सिस ट्रांस किसको कहेंगे, जब बोथ ग्रुप्स देखिए यहाँ पर जब दोनों ग्रुप्स डबल बॉन्ड के सेम साइड, हाइड्रोजन सेम साइड, सेम हाइड्रोजन देखिए नीचे है मिथाइल ग्रुप ऊपर, तो इनको बोलेंगे सिस। जब दोनों ग्रुप अपोजिट, हाइड्रोजन के अपोजिट है आपका हाइड्रोजन नीचे है ऊपर है, ग्रुप ऊपर है नीचे, जैसे ये मिथाइल है हाइड्रोजन है ऊपर मिथाइल है नीचे हाइड्रोजन है, तो जब दोनों ग्रुप्स सेम ग्रुप्स अपोजिट डायरेक्शन में रहेंगे तो उनको बोलेंगे ट्रांस, सेम साइड में रहेंगे सेम डायरेक्शन में रहेंगे तो उनको बोलेंगे हम सिस। तो ये ओल्डेस्ट मेथड है, ठीक है, और आपको बहुत ज़्यादा यूज नहीं किया जाता है, उन्हीं मेथड में यूज किया जाता है जहाँ पर डबल बॉन्ड कार्बन के साथ सेम ग्रुप, दोनों कार्बन के साथ सेम ग्रुप जुड़े रहते हैं, हम उन्हीं केस में उसको यूज करते हैं। दूसरा आपका है सिन एंड एंटी, सिन एंटी भी हम आपका जो यूज करते हैं उन ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म में जिसमें कार्बन डबल बॉन्ड नाइट्रोजन या नाइट्रोजन डबल बॉन्ड नाइट्रोजन प्रेजेंट है, मतलब ऑक्साइन और एजो कंटेनिंग जो ग्रुप्स होते हैं जो ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स शो करते हैं उनको नेमिंग करने के लिए हम यूज करते हैं सिन एंड एंटी। सिन आपका सिस से हो गया, एंटी आपका अपोजिट मतलब ट्रांस हो गया। इसमें भी देखिए जैसे ये आपका ऑक्साइन सिस्टम, ये जो आपका दिया गया है ये है ऑक्साइन, ये है ऑक्साइन सिस्टम और ये है आपका एजो सिस्टम। अब देखिए इसमें ऑक्साइन में कार्बन डबल बॉन्ड नाइट्रोजन, कार्बन की 4 वैलेंसी होती है आपका, जिसमें 2 तो डबल बॉन्ड में आपका इन्वॉल्व हो गया, एक 2 ग्रुप इसके साथ जुड़े रहेंगे। नाइट्रोजन की 3 वैलेंसी होती है, 2 डबल बॉन्ड में एक आपका यहाँ पर कोई ग्रुप जुड़ा रहेगा, नाइट्रोजन के साथ एक ग्रुप जुड़ा रहेगा। अब जो वो अधिकतर में OH ही जुड़ा रहता है। अब इस नाइट्रोजन के साथ जो OH जुड़ा हुआ है इस OH को देखा जाता है, इस OH को अगर जो कार्बन के साथ 2 ग्रुप जुड़े हुए हैं उन दोनों ग्रुप में एक ग्रुप की मोलिकुलर वेट कम होता है, एक का मोलिकुलर वेट ज़्यादा होता है, तो जिधर मोलिकुलर आपका OH है अगर उसी से लो मोलिकुलर वेट एटम आपका ग्रुप प्रेजेंट है तब आपको हो गया सिन या सिस, और दोनों अपोजिट में है तो उसको बोलेंगे ट्रांस या एंटी। जैसे इसमें देखिए OH है ये हाइड्रोजन, मिथाइल है हाइड्रोजन, हाइड्रोजन क्या है कम है तो नीचे है
OH भी क्या है, नीचे है, तो C हो गया। इसमें H नीचे है लेकिन OH कहाँ, ऊपर, दोनों अपोजिट डायरेक्शन में है, तो इसको बोलेंगे हम ट्रांस बोलेंगे, या ट्रांस बोले या एंटी। इस केस में एंटी से ट्रांस नहीं बोलते हैं, एंटी बोलते हैं। ये एजो है। एजो में क्या होता है, अब एजो नाइट्रोजन डबल बॉन्ड नाइट्रोजन, तो इसमें नाइट्रोजन की 3 वैलेंसी, तो ये 2 डबल बॉन्ड हो गया, एक आपका इसके साथ ग्रुप जुड़ा रहेगा। तो दोनों ग्रुप अगर सेम साइड रहेंगे, नाइट्रोजन के साथ जो एक एक ग्रुप जुड़े सेम साइड, तो सिन, अपोजिट तो आपका एंटी। ये देखो दोनों नीचे है, तो सिन हो गया, ये दोनों हो गया अपोजिट, एक नीचे है एक ऊपर है, तो हो गया अपोजिट। तो सिन एंटी आपका ऑक्साइम और एजो कंपाउंड के लिए, और सिस ट्रांस उन ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स के लिए जिसमें डबल बॉन्डेड कार्बन के साथ जो ग्रुप जुड़े हैं वो ग्रुप सेम है, दोनों के साथ सेम है, हाइड्रोजन मिथाइल, ये भी हाइड्रोजन मिथाइल। अब इसमें जो मेन ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स के लिए जो इसमें यूज किया जाता है नोमेनक्लेचर के लिए, वो है EZ। तो उसको हम देखते हैं, अब EZ को देखा जाएगा कि उसको कैसे नोमेनक्लेचर किया जाता है, ठीक है। उसका भी आपका आज का वीडियो ये यहीं पर फिनिश हो जाएगा। तो अब देखेंगे लास्ट जो आपका है वो EZ सिस्टम ऑफ नोमेनक्लेचर। अब है नेक्स्ट एंड लास्ट EZ सिस्टम ऑफ नोमेनक्लेचर। सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट है, वाइडली यूज्ड है। इसमें जो भी ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स का हम लोग नोमेनक्लेचर करते हैं, तो नोमेनक्लेचर इसी मेथड से किया जाता है, EZ सिस्टम ऑफ नोमेनक्लेचर। तो वाइडली यूज्ड ये आपका मेथड। इस मेथड को 3 साइंटिस्ट कान, इनगोल्ड, प्रिडो, वही जिन्होंने RNS सिस्टम को डिजाइन किया था, उन्होंने ही इसको भी डिजाइन किया था। इसलिए इसमें भी रूल सब वही होते हैं, वही है जो RS सिस्टम है। तो इसको भी इन्हीं के आपके नाम पर, इन्हीं के ऑनर करने के लिए, कान, इनगोल्ड और प्रिडो को ही ऑनर करने के लिए इस थ्योरी, इस आपके EZ सिस्टम को CIP थ्योरी भी कहा जाता है। इसको प्रायोरिटी सिस्टम या सीक्वेंस रूल भी बोली जाती है। प्रायोरिटी सिस्टम क्यों बोला था, अगर आपको याद होगा, मैंने अपने लास्ट उस RS वाले नोमेनक्लेचर पे स्टीरियो आइसोमर्स में बताया था प्रायोरिटी इसलिए क्योंकि जो ग्रुप डबल बॉन्डेड आपके कार्बन के साथ जुड़े हैं उनको हम प्रायोरिटी सेट करते हैं, नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, नंबर 4 ऐसे। उसमें कार्बन तो 4 कार्बन, लेकिन यहाँ पर डबल बॉन्डेड कार्बन तो सिर्फ 2 ही है। तो नंबर इन नंबर 2 बेस्ड ऑन देयर एटॉमिक नंबर, जिसकी एटॉमिक नंबर ज़्यादा होती है उसको प्रायोरिटी नंबर 1 देते हैं, जिसकी एटॉमिक नंबर कम होती है उसको प्रायोरिटी नंबर हम 2 देते हैं। तो बेस्ड ऑन द आपका एटॉमिक नंबर हम आपको जो ग्रुप आपके इनके साथ जुड़े रहते हैं उनको हम देते हैं प्रायोरिटीज, आपको असाइन करते हैं, इसीलिए इसका नाम बोला जाता है प्रायोरिटीज। देन सीक्वेंस रूल, सीक्वेंस रूल भी इसको नाम दिया जाता है। सीक्वेंस रूल इसलिए बुलाता है क्योंकि एक सीक्वेंस वाइज हम चलते हैं। आपका प्रायोरिटी सेट कर दिए, प्रायोरिटी सेट करने के बाद फिर हम एक सीक्वेंस वाले एक जैसे ग्रुप, नंबर 1 एक साइड में हो, नंबर 2 दूसरे साइड में हो, तो उसे कौन सा नाम देते हैं। अब ये जो E और Z आया है, ये वर्ड आपका है E फॉर्म से। E फॉर्म ये दोनों जर्मन, E फॉर्म, E और Z, ये दोनों जो नाम आपका वर्ड आया है ये जर्मन वर्ड। E स्टैंड फॉर इंटीग्रेट एंड Z स्टैंड फॉर जूसामेन। E आपका इंटीग्रेट जो जर्मन वर्ड है जिसका मतलब होता है अपोजिट साइड, और Z जूसामेन जो आपका नाम है इसका मतलब होता है सेम साइड। ये दोनों वर्ड आपका जर्मन से लिया गया है, आपका इंटीग्रेट और जूसामेन ये जर्मन से लिया गया है। तो इंडियन का मतलब अपोजिट साइड और जूसामेन का मतलब आपका सेम साइड। तो अगर ग्रुप्स हैव सेम प्रायोरिटी, ग्रुप्स सेम साइड, जैसे आपके सिस में क्या था, सेम ग्रुप सेम साइड, तो सिस सेम ग्रुप अपोजिट साइड, तो आपके ट्रांस। तो इसमें भी क्या होता है, सेम हायर प्रायोरिटी, नंबर 1 प्रायोरिटी, दोनों अगर एक साइड है तो सेम साइड है तो क्या बोलते हैं, जूसामेन जेड बोलते हैं। और दोनों अगर अपोजिट, जैसे ट्रांस में था, मिथाइल ऊपर मिथाइल नीचे, हाइड्रोजन नीचे हाइड्रोजन ऊपर, तो उसके क्या बोलते हैं, हम ट्रांस बोलते थे। उसी तरह इसमें प्रायोरिटी नंबर 1 वाला एक डबल बॉन्ड के साथ है, प्रायोरिटी नंबर 1 वाला ऊपर है, दूसरे कार्बन के साथ नीचे है, प्रायोरिटी नंबर 2 नीचे है, दूसरे के साथ ऊपर है, तो दोनों के यहाँ अपोजिट साइड में, तो उसको बोलेंगे ई बोलते हैं। यहाँ थोड़ा सा आप लोग कंफ्यूज मत होइएगा कि बहुत लोग कंफ्यूज, सिस ट्रांस सिन एंटी, दूसरी तरह ई जेड, प्रोनाउंस ई पहले आता है जेड पहले आता है, बाद में आता है, तो सिस ट्रांस सिन एंटी, तो उसी तरह आपको आदत हो गया। यहाँ थोड़ा उल्टा है, ई का मतलब इंडिगन अपोजिट साइड, जेड जूसामेन आपके सेम साइड, यहाँ सिस मतलब जेड और ट्रांस मतलब ई आपका, ठीक है। उसी तरह सिन सिस और जेड, ट्रांस एंटी और आपका ई, ये 3 एक चीज है, ठीक है। अब इसमें जो रूल स्टेप्स होते हैं, तो सबसे रूल स्टेप्स सब वही जो रूल्स जो स्टेप आपके जो आरए सिस्टम के लिए आपको बताया था कि सबसे पहले जो ग्रुप्स आपके डबल बॉन्डेड कार्बन के साथ जुड़े, मैंने यहाँ लिखा है, assigning priority to the groups attached with doubly bonded carbon on the basis of their atomic number। जो ग्रुप आपके डबल बॉन्डेड कार्बन के साथ जिसके आपके अराउंड आपका रोटेशन रिस्ट्रिक्टेड है, आपका फ्रोजन है, फ्री नहीं होता है, उसके साथ जो 2 ग्रुप जुड़े हुए हैं उनको हम प्रायोरिटी असाइन करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ एटॉमिक नंबर। जिसकी एटॉमिक नंबर ज़्यादा उसको प्रायोरिटी नंबर 1
जिसकी कम उसकी प्रायोरिटी नंबर 2। अब इसी में देखिए जैसे ये दिया हुआ है, इस कार्बन के साथ आयोडीन है, क्लोरीन है, इसके साथ फ्लोरीन है, ब्रोमीन है। तो आयोडीन के ज़्यादा होता है, आयोडीन क्या, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। तो आयोडीन सबसे लास्ट में आता है, तो आयोडीन के सबसे लास्ट में आता है, सबसे एटॉमिक नंबर क्या ज़्यादा है, तो उसको देंगे नंबर 1, और क्लोरीन उसके बाद है नंबर 2। फ्लोरीन, ब्रोमीन, अगेन फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, फ्लोरीन ऊपर आता है, ब्रोमीन नीचे, तो ब्रोमीन की एटॉमिक नंबर ज़्यादा है, फ्लोरीन की कम है, तो अगेन ब्रोमीन को देंगे नंबर 1 और फ्लोरीन को देंगे नंबर 2। अब ये दोनों क्या है, नंबर 1 नंबर 2, नंबर 1 नंबर 2, दोनों क्या है, नंबर 1, यहाँ पे जो नंबर 1 अबव द बॉन्ड है, यहाँ नंबर 1 क्या है, बिलो द बॉन्ड आपका है। तब इसको हम नाम देंगे, तब क्या दोनों अपोजिट है ना, ये ऊपर है नीचे, तो अपोजिट को क्या बोलते हैं, ई बोला जाता है, ई स्टैंड्स फॉर इंडिकेट अपोजिट। तो ये कौन सा आपका होगा, ई फॉर्म होगा, ये जो कंपाउंड होगा ये हो गया ई फॉर्म। आया, तो पहला रूल असाइन करेंगे बेस्ड ऑन द एटॉमिक नंबर, जो दो ग्रुप जुड़े हुए इस कार्बन के साथ, जिसका एटॉमिक नंबर ज्यादा है उसको प्रायोरिटी नंबर 1, जिसका आपका कम है उसको देंगे प्रायोरिटी नंबर 2। फिर देखेंगे दोनों आपके दोनों ग्रुप के साथ, दोनों कार्बन के साथ जो ग्रुप जुड़े उनको प्रायोरिटी सेट कर देंगे। फिर देखेंगे दोनों हाई प्रायोरिटी वाले सेम साइड है कि अपोजिट है, सेम साइड है तो जेड, अपोजिट है तो ई आपका सेम आ पाएगा। ये पहला रूल हो गया। दूसरा अगर जैसे अभी एग्जाम्पल इसका देखिए, इसमें क्या है, कार्बन, इसके साथ भी कार्बन, इसके साथ भी कार्बन, इसमें ये भी कार्बन, ये भी कार्बन, तो सेम जैसे उसमें आपका आरएस में अगर आप याद होगा सीक्वेंस रूल में, अगर सेम ग्रुप सेम एटम अगर कायरल कार्बन के साथ अटैच रहता है तो हम क्या करते हैं, दूसरे नेक्स्ट कार्बन पर, नेक्स्ट एटम पर जाते हैं, और कब तक हम मूव करते हैं, जब तक कि हमें प्रायोरिटी सेट नहीं हो जाती है। सेम रूल यहाँ पे। अब इसमें देखिए जैसे इस कार्बन के साथ है, ठीक है, तो इस कार्बन के साथ आएंगे तो इसके साथ कार्बन कार्बन, 2 हाइड्रोजन 2 हाइड्रोजन सेम है, तो नेक्स्ट है ये कार्बन 2 हाइड्रोजन, कार्बन 2 हाइड्रोजन, फिर नेक्स्ट है ये कार्बन 3 हाइड्रोजन, कार्बन 2 हाइड्रोजन, और तीसरा क्या है कार्बन, तो कार्बन की ज़्यादा एटॉमिक नंबर होती है, हाइड्रोजन की कम होती है। तब इस बेसिस पे जो हो गया प्रायोरिटी नंबर 1, जो हो गया प्रायोरिटी नंबर 2। उसी तरह इसमें आइए, तो कार्बन 3 हाइड्रोजन, कार्बन 2 हाइड्रोजन, तीसरा क्या है कार्बन, तो ये प्रायोरिटी नंबर 1, जो हो गया प्रायोरिटी नंबर 2। तो सिम आपके एटम्स अगर डबल बॉन्डेड कार्बन के साथ जुड़े हैं तब हम नेक्स्ट एटम पर जाएंगे, और कब तक मूव करेंगे, जब तक कि हमें आपका प्रायोरिटी असाइन नहीं हो जाता है, तब तक हम क्या करेंगे, आगे मूव करते रहेंगे। तो इसमें आपका हो गया, तो अगेन अपोजिट है, तो ये क्या हो गया, ये आपका। अच्छा, इसी का अगर दे दिया जाए आप जेड फॉर्म बनाइए, तो जेड फॉर्म में कुछ नहीं करना है। जेड फॉर्म बनाने के लिए ना एक कार्बन के साथ दोनों ग्रुप को सेम रहने दीजिए, बस एक वाले ग्रुप का इंटरचेंज कीजिए, ऊपर को नीचे, नीचे को ऊपर, आपको आ जाएगा। अभी करके दिखाते हैं। अब आइए इस पर, इसमें क्या आप देखिए सेम चीज, ये तो हाइड्रोजन हाइड्रोजन। अब जैसे डबल बॉन्डेड कार्बन के साथ जो ग्रुप जुड़े हैं, उन ग्रुप में डबल बॉन्ड हो, ट्रिपल बॉन्ड है, तब हम क्या करेंगे, तो उस केस में आपको याद होगा तो तीसरा रूल क्या था, एक डबल बॉन्ड, दिस डबल बॉन्ड इज इक्वल टू, एक जो डबल बॉन्ड हो गया, दिस इज इक्वल टू आपका 2 सिंगल बॉन्ड, 2 सिंगल बॉन्ड के बराबर, एक सिंगल बॉन्ड और 2 सिंगल, और एक ट्रिपल बॉन्ड इज इक्वल टू 1 2 3 सिंगल बॉन्ड के बराबर होता है, ये माना जाता है। ठीक है, तो अब देखिए जैसे इसी कार्बन में देखिए इसी कार्बन के साथ देखिए, अब इसमें देखो क्या है, कार्बन है, कार्बन कार्बन जुड़ा है, कार्बन आपका नाइट्रोजन, आपको बताया कार्बन ट्रिपल बॉन्ड नाइट्रोजन का मतलब कार्बन ट्रिपल बॉन्ड नाइट्रोजन, तो एक ट्रिपल बॉन्ड इज इक्वल टू 3 सिंगल बॉन्ड, तो इसका मतलब हम क्या लिखेंगे, इसको कैसे लिखेंगे, एक कार्बन दूसरा नाइट्रोजन और तीसरा एच। इसके साथ 3 अपर सी ट्रिपल बॉन्ड सी एच, इसको लिखेंगे एक कार्बन दूसरा कार्बन है तीसरा, तो एक कार्बन आपका एक ट्रिपल बॉन्ड, दो आपका 3 ट्रिपल, एक 3 सिंगल बॉन्ड के बराबर, एक डबल बॉन्ड 2 सिंगल बॉन्ड के बराबर। अब इसमें कार्बन के साथ नाइट्रोजन जुड़ा, इसमें कार्बन के कार्बन, तो नाइट्रोजन 7 होता है, कार्बन का 6 होता है, प्रायोरिटी किसकी ज़्यादा हो गई, तो ये हो गया नंबर 1, ये हो गया नंबर 2। अब इसमें आएगा, ये है CHO, COOH, ये है, तो C डबल O आपका डबल बॉन्ड का क्या होता है आपका 2 सिंगल, एक ऑक्सीजन दूसरा ऑक्सीजन एंड तीसरा हाइड्रोजन। ये क्या है COOH है, C आपका डबल OOH
H है। तो इसको हम कैसे लिखेंगे? कार्बन एक ऑक्सीजन, दूसरा ऑक्सीजन और तीसरा क्या है जो OH, तीसरा OH। ये दो डबल बॉन्ड है ना, तो एक सिंगल बॉन्ड दूसरा सिंगल बॉन्ड। ये दो डबल बॉन्ड है ना, ये मतलब एक डबल बॉन्ड है ना, कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, तो एक ऑक्सीजन दो, एक डबल बॉन्ड दो ऑक्सीजन, दो सिंगल बॉन्ड, तो एक सिंगल बॉन्ड दूसरा सिंगल बॉन्ड। तो अब क्या है, ऑक्सीजन ऑक्सीजन हाइड्रोजन, ऑक्सीजन ऑक्सीजन फिर ऑक्सीजन, तो ये नंबर 1, ये नंबर अगेन दोनों क्या है, नंबर 1 नीचे है, नंबर 1 ऊपर है, नंबर 2 नीचे है, नंबर 2 ऊपर है। ये भी कौन सा हो गया आपका E। बस यही 3 रूल होते हैं इसमें, सिर्फ वही सबसे मेन पहला रूल ये मेन होता है। प्रायोरिटी सेट करनी है, प्रायोरिटी सेट करने के बाद आपको देखना है सेम ग्रुप, सेम प्रायोरिटी वाले, सेम साइड है या अपोजिट, सेम साइड है तो जेड, अपोजिट है तो ई। सेम साइड मतलब आपका जुसामिन जेड होता है और अपोजिट है तो इंडिगेन ई आपका होता है। तो ये हो गया। उसके बाद अगर सेम ग्रुप जुड़े रहते हैं तो उस ग्रुप के लिए हम क्या करते हैं, नेक्स्ट आपके आइटम पर जाता है। जब तक मूव करते हैं, कब तक मूव करना है, जब तक कि आपकी प्रायोरिटी सेट नहीं हो जाती है। अगर डबल बॉन्ड है, जो ग्रुप कार्बन के साथ जुड़े उसमें डबल बॉन्ड है, ट्रिपल बॉन्ड है, तो एक डबल बॉन्ड 2 सिंगल बॉन्ड के बराबर है और एक ट्रिपल बॉन्ड 3 सिंगल बॉन्ड के बराबर है। तो उसको हम ऐसे तोड़ के लिखेंगे एंड देन फिर देखेंगे कि आपका प्रायोरिटी 1 कौन सा है, कौन सा ग्रुप प्रायोरिटी 1 है, कौन सा ग्रुप प्रायोरिटी 2 है। उसके बाद सेम साइड आपका जेड, अपोजिट साइड तो यही है EZ सिस्टम ऑफ नोमेनक्लेचर। इसके रूल्स पूछता है 10 नंबर में आपको देता है, क्वेश्चन भी आपके आते हैं जो आपके एग्जाम होते हैं, 12th के जो बोर्ड के एग्जाम होता है, जो भी आपके फार्मेसी जो B.Pharm के स्टूडेंट है 4th सेम के, उनको भी ये पूछता है आपके, उनके क्वेश्चन आपका आना ही आना है। प्लस जितने भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम है वहाँ देता है कि इसका E क्या है, Z क्या है। अब देखिए जैसे ये कंपाउंड, आपको ये कंपाउंड है, ठीक है, और इस कंपाउंड को दे दिए ये डिटरमाइन कीजिए द कॉन्फ़िगरेशन, द आपका नोमेनक्लेचर कौन सा होगा, E है कि Z है, और करके पूछ देता है राइट इट्स, अगर E है तो इसका अपोजिट फॉर्म Z लिखिए, अगर Z है तो इसका E लिखिए। तो उसको लिखने का सबसे तरीका क्या होता है, जैसे यही आपका है, तो ये आपका हो गया E फॉर्म। अब इसका Z फॉर्म लिखना है, तो Z फॉर्म के लिए कुछ मत कीजिए, पहले आप क्या कीजिए, कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन लिखिए, कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन। उसके बाद एक कार्बन है, इसके साथ जो दो ग्रुप जुड़े हैं उनके ग्रुप में कोई चेंज मत लाइए। ऊपर CHO है तो लिखिए OHCHO, ये नीचे CH है तो बाकी दो ग्रुप को क्या कीजिए, एक्सचेंज कीजिए। CN ऊपर है तो C ट्रिपल बॉन्ड नीचे कर दीजिए, ये C ट्रिपल बॉन्ड CH ऊपर कर दीजिए। अब आप प्रायोरिटी सेट कीजिए, देखिए प्रायोरिटी निकालिए, ये आपका प्रायोरिटी 1 है, ये प्रायोरिटी 2 है, ये प्रायोरिटी 1 है, ये प्रायोरिटी 2 है। सेम प्रायोरिटी सेम साइड जेड, आपका क्या नाम है, सेम प्रायोरिटी अपोजिट साइड उसका ई होता है, तो दोनों क्या है सेम साइड। ये कौन सा हो गया आपका जेड। तो जेड फॉर्म दिया है, ई फॉर्म बनाना है तो एक कार्बन वाला जो कॉन्फ़िगरेशन जो आपकी पोजीशन थे ग्रुप्स के नाम उसको चेंज मत कीजिए, उसको सेम रखिए और दूसरे वाले को बस क्या कर दिया आप चेंज कर दीजिए। उसके बाद आपका ई है तो जेड बन जाएगा, जेड है तो आपका ई बन जाएगा। यही है EZ सिस्टम ऑफ नोमेनक्लेचर। तो रूल्स यही है, डिटेल्स रूल्स में क्या क्या पॉइंट है अगर वो देखना है तो फिर आपका जो मेरे इस चैनल पर आपका नोमेनक्लेचर ऑफ स्टीरियो आइसोमर्स करके एक आपका वीडियो मेरा पड़ा हुआ है, उसमें DS सिस्टम ऑफ नोमेनक्लेचर समझाया है, उसके बाद फिर RS सिस्टम ऑफ नोमेनक्लेचर समझाया है। तो वहाँ से आप उसको डिटेल जो आपका है उसको आप देख सकते हैं, वहाँ से आप पढ़ सकते हैं, मिल जाएगा। बाकी इस पॉइंट को यहाँ 2 पॉइंट मैंने लिख ही दिया है, इसको आप अपने से भी डिजाइन कर सकते हैं, अपने से इस पॉइंट्स को लिख सकते हैं। तो ये है आपका नोमेनक्लेचर ऑफ आपका ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स। तो आज की इस पूरे वीडियो में जो ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स का आपका टॉपिक है, ये टॉपिक पूरा का पूरा कवर हो, स्टार्टिंग से ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स होता क्या है, उसका डेफिनेशंस, उसके कंडीशंस क्या है, कौन से कंपाउंड ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स शो करेंगे, शो करने के लिए कौन से 2 कंडीशन से एग्जिबिट्स करेगा तभी वो कंपाउंड ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स शो करेगा, नहीं करेगा तो आपका उसके अगर दोनों कंडीशन में से एक भी कंडीशन को फुलफिल नहीं किया तो आपका ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स शो नहीं करेगा। देन टाइप्स ऑफ ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स होते हैं, टाइप 1, टाइप 2, टाइप 3, टाइप 4, किस बेसिस पर उनको आपका क्लासिफिकेशन करते हैं। एंड लास्ट आपका है नोमेनक्लेचर, जो इंपॉर्टेंट पोर्शन है नोमेनक्लेचर ऑफ आपका क्या नाम है ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स। तो ये आपका टॉपिक आज के इस पूरी वीडियो में पूरा जो ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स है वो चैप्टर आपका फिनिश हो गया है। नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट आपका ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का कोई आपका पूरा का पूरा टॉपिक लेकर आएंगे और डेली आपका एक घंटे का रहेगा। तब तक पढ़िए, आप चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए,
आपको रेफ़र कीजिए अपने दोस्तों को अगर अच्छा लगता है तो। बाकी कुछ और कंटेंट आप चाहते हैं, किसी टॉपिक से वीडियो चाहते हैं या कुछ और इम्प्रूवमेंट चाहते हैं तो आपको उसको क्या नाम है, आपको कमेंट कीजिए, बनाइए। आने वाली वीडियो में मैं जो EZ आपका ज्योमेट्रिकल आइसोमर से तो पिछले 4-5 साल में जो नीट में, जो आपके IITs में, JEE में, आपके जो एडवांस है या मेंस में जो भी क्वेश्चन पूछे गए हैं पिछले 5 साल में, मतलब 21, 22, 23, 24, 25, ये 5 साल में जो क्वेश्चन पूछे गए हैं इस टॉपिक से, उस सारे क्वेश्चंस को सॉल्व करूंगा मैं अगली वीडियो में। आपको वीडियो में बना कर पूरा का पूरा सॉल्व करके आपको दे दूंगा, बताऊंगा उसको कैसे सॉल्व करना है, तब जाके आपका कंसेप्ट का और ज़्यादा क्लियर होगा। ठीक है, तब तक पढ़िए, पढ़ते रहिए, आप हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, मस्त रहिए, आप ज़्यादा टेंशन मत लीजिए, सब कुछ आपका क्लियर हो जाएगा। फ्री माइंड होकर पढ़िएगा तो आपका कोई भी एग्ज़ाम आसान है, कोई बड़ी टफ नहीं होता है। तो फ्री माइंड होकर पढ़िएगा, सारे एग्ज़ाम आप इजीली क्लियर कर देंगे। ठीक है, तब तक पढ़िए, बाय बाय।